और आज के लेक्चर में आई विल ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर वे ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी। वो कैसे, मैं आपको आई विल मेक यू लर्न हाउ टू डेवलप इंटरलिंक की तरह बहुत जरूरी है। जब तक आपके माइंड में विजुअलाइजेशन नहीं होगा आपको ज्योग्राफी लर्न ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं आपसे यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको हाईएस्ट पिक का नाम दे देगा। जैसे लोकेशन आप याद रखना कि जो अनाईमुड़ी है वो नीलगिरी के नीचे, नीलगिरी यहाँ पे है ऊटी के पास, ठीक है, और अनाईमुड़ी यहाँ पे। मीन ध्रियान और एंड आपका क्या है, बारचान। मतलब जो प्रोसेस है उसको हम ध्रियान बोल रहे हैं और जो प्रोसेस होने के बाद जो आपका लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा है उसको हम बारचान बोल रहे हैं। लास्ट में पीवाईक्यूज हमेशा की तरह देख लेते हैं, तो ये हमारा बोलते हैं ना कि गैप फिलिंग कर देता है। तो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप पिछले सारे लेक्चर्स को कवर कर लिए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं कि आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के लेक्चर में आई विल ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर वे ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी। वो कैसे, मैं आपको आई विल मेक यू लर्न हाउ टू डेवलप इंटरलिंकेजेस। जब पढ़ते समय देखो क्या होता है ना कि हम जनरली जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, फैक्ट्स रटते हैं, लेकिन उसके पीछे का इंटरलिंकेजेस नहीं डेवलप करते हैं। उससे कुछ जो उससे रिलेटेड चीज़ें होती है वो हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, सब्जेक्ट में इंटरकनेक्टिविटी नहीं बनाते हैं। इसके वजह से क्या होता है ना कि हम याद करते जाते हैं, उस समय समझ आ जाता है बट बाद में भूल जाते हैं। तो इसीलिए इंटरलिंकेजेस बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर ज्योग्राफी को स्पेशली, मतलब मैं स्पेसिफिक ज्योग्राफी की बात करूंगा, तो इस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए ना विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। तो आप साथ के साथ विजुअलाइजेशन डेवलप करते हो तो ये आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी रिटेंशन में ना हेल्प करती है। तो इसीलिए आज के लेक्चर में हर चीज़ हम एक कुछ नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेशन हम लेके आए हैं। तो आप अंत तक बनिएगा और जो इस वीडियो को मतलब अंत तक देखेगा तो अपना बताइएगा भी फीडबैक कि आप क्या इस वीडियो से नया सीख के गए हैं। तो आज की लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमने इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम हिल रेंजेस ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे और इंडियन डेजर्ट्स के बारे में देखेंगे। तो इंडियन डेजर्ट्स के बारे में मैंने आपको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जब पढ़ा रहा था तो उसमें जो राजस्थान प्लेन है तो उसमें तो मैंने पढ़ा ही दिया था आपको, मतलब 50% पढ़ा दिया था। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज हम इंडियन डेजर्ट के बारे में कवर करके और उसके बाद हिल रेंजेस ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडियन डेजर्ट। अब देखो इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। अब हमने ऑलरेडी एक ना हमारा इंडियन ज्योग्राफी का बेस बन चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10 लेक्चर कवर कर लिए हैं, कुछ डेटास जान गए, अपने इंडिया के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स जान गए। तो अब उन सारे डेटास को, उन सारे क्यूमुलेटिव नॉलेज को यूज करके कैसे यहाँ रिलेट करके पढ़ना है ताकि आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी रिटेंशन हो जाए। तो आज की टॉपिक से हम शुरू करते हैं इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट के बारे में हम बहुत कुछ राजस्थान प्लेन्स में ही कवर कर रखे थे। तो वहां हमने क्या देखा था कि जो हमारा अरावली है, ठीक है, तो अरावली के वेस्टर्न साइड में, जस्ट वेस्टर्न में सेमी एरिड रीजन था जिसको हम किससे जानते थे, राजस्थान बागर के नाम से भी जानते थे। और उसके और थोड़े आप वेस्टर्न में जाएंगे तो पूरा आपका जो एरिड रीजन आता था, उसी एरिड रीजन को क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट वाला रीजन है, ठीक है। और वहां पे लोकल नेम किस नेम से जाना जाता था, मरुस्थली रीजन, राइट। तो मरुस्थली आप लोग को याद होगा। तो ऐसे ही आपको रिकॉल करना, आप जो पीछे चीजें पढ़ लिए ना उसको भी साथ के साथ रिकॉल करना है, इंटरलिंकेजेस डेवलप करना है। और उसका लास्ट में हम विजुअलाइजेशन भी देख लेंगे ओरिजिनल मैप के थ्रू। तो ये आपका मरुस्थली रीजन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। और ये देखिए जैसे मैंने बताया, लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, अरावली के वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पूरा आपका एरिड रीजन है। उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था कि शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, ठीक है, इस रीजन में जो सैंड होते हैं तो ड्यू टू विंड एओलियन फीचर क्या होता है, एक सैंड मतलब हवा से उड़ के दूसरे जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। तो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के लिए मैंने एक लोकल टर्म आपको यूज किया था, ध्रियान, ठीक है, ध्रियान। जो देख रहे होंगे, अगर जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो वो नोट कर लीजिएगा, जिन्होंने पहले देख रखा है ऑलरेडी तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पीछे का ही है, तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको। तो ध्रियान क्या था आपका, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, ठीक है। अब यहां पे टर्म मेंशन है बारचांस, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन है बारचांस। तो बारचांस क्या है, ये आपका एओलियन लैंडफॉर्म है, ठीक है। ये कहां पाया जाता है, आपके मेजरली डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। तो अब आपको एक कंफ्यूजन यहां पे जनरेट हो रहा होगा कि ध्रियान जो बताया हमने शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स बताया, और जो बारचांस होता है ना, ये जो देख रहे हो आप इमेज में देख रहे हो, ये इसी को हम बोलते हैं बारचांस।
तो ये भी तो कुछ सिमिलर ही साउंड कर रहा है ना, ये भी तो सैंड ड्यून्स ही है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूं। जैसे ध्रियान है वो प्रोसेस है, मतलब शिफ्टिंग, जब सैंड ड्यून शिफ्ट कर रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ध्रियान। और जब ये डिपॉजिट हो जाता है इस टाइप से, मतलब उड़ के, ये सब भी ऐसे बना होगा जो आपके छोटे छोटे माउंटेन टाइप में फीचर्स जो सैंड से बन रहे हैं, तो ये हो गया ध्रियान। तो अगर मान के चलो ऐसे समझना चाहो, तो जो आपका ध्रियान है, ठीक है, ये आपका मीन है, मतलब प्रोसेस। जो सैंड शिफ्ट हो रहे हैं उनको हम ध्रियांश बोल रहे हैं। और ये जो आपका बारचांस है, ये जब शिफ्ट होने के बाद जो लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, इसको हम बारचांस बोल रहे हैं। तो ये आपका एंड है। तो हम बोलते हैं ना मीन और एंड, तो ये आपका एंड रिजल्ट बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन है। तो मीन ध्रियान और एंड आपका क्या है? बारचान। मतलब जो प्रोसेस है उसको हम ध्रियान बोल रहे हैं, और जो प्रोसेस होने के बाद जो आपका लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा है उसको हम बारचांस बोल रहे हैं। तो एग्जाम में कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि जो बारचान है वो किस टाइप का लैंडफॉर्म है और किस वजह से बनता है। तो इसको आपको ध्यान रखना, बारचांस जो है आपके डेजर्ट रीजन में बनता है। किस फीचर की वजह से बनता है? एओलियन फीचर की वजह से। एओलियन मतलब हवा से, ठीक है। पानी वाले को फ्लूवियन बोलते हैं, हवा से अगर कोई लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा है तो उसको एओलियन बोलते हैं। तो ये एओलियन लैंडफॉर्म है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछते हैं, तो आप मतलब गलत मत करना। फिर आपका जो क्लाइमेट है, तो ऑब्वियस सी बात है, एरिड रीजन है, तो वहां पे बारिश क्या होगा? बहुत कम होगा। तो ये जो आपका एवरेज रेनफॉल होता है वो 150 mm से लेस होता है, ठीक है। और यहाँ वेजिटेशन कवर कम ही होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया आपको, क्या क्या याद रखना, ये सब चीजें तो ध्रियान बारचांस आपको याद रखना ही है। आपको मैंने राजस्थान प्लेन्स में मैपिंग करा ही दिया था कि जो अरावली के वेस्टर्न साइड में आपका मरुस्थली रीजन है, उसी को हम थार डेजर्ट वाला रीजन बोलते हैं। अब यहाँ पे और रिलेट करो, और आपको क्या याद आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे आपको और कुछ टर्म्स यूज किए थे, जैसे रोही, ठीक है, रोही यूज किया था। तो रोही मैंने क्या बोला था? जो स्मॉल पैच ऑफ वेजिटेशन इन सेमी एरिड रीजन, ठीक है। तो रोही क्या था आपका? पैच ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, पैच ऑफ वेजिटेशन इन सेमी एरिड रीजन। और इस सेमी एरिड रीजन को हम क्या बोलते थे? राजस्थान बागर, ठीक है। तो राजस्थान बागर से, आर से राजस्थान और बागर, तो इसी राजस्थान बागर में आपका स्मॉल स्मॉल पैचेस का वेजिटेशन मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रोही। तो ऐसे आपको लिंकेजेस बनाने, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। ऐसे आप याद करोगे तभी आप लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओगे, अदरवाइज पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे। तो आपको इसलिए याद करना है, यहीं के यहीं सारी चीज याद करना है। अब आगे और देखते हैं हम। अब देखो, हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ इंडियन डेजर्ट। तो अब हमें हिस्टोरिकल एविडेंस क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, और वैसे भी हमें जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो अगर एनसीईआरटी में कुछ मेंशन है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इसमें क्या क्या मेंशन है कि जो आपका डेजर्ट था, जो हमारा अभी आज के डेट में जो हमारा थार डेजर्ट वाला रीजन है, वो मेसोजोइक एरा में आपके पानी के अंदर था, ठीक है, मतलब सी के अंडर वो बरिड था। तो यही यहां पे मेंशन है, मेसोजोइक एरा ओरिजिन। द इंडियन डेजर्ट इज बिलीव टू हैव बीन अंडर द सी ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा। अब यहां पे जो रिलेट कर पा रहे होंगे, तो अब उनका तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि मेसोजोइक एरा की बात करें, तो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ा था? प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, और उसके बाद सीनोजोइक, ठीक है। तो मिसोजोइक की बात करें जिसमें हम ट्राइएसिक, जुरासिक, ठीक है, उसके बाद क्रेटेशियस की बात करते थे। मिसोजोइक जो एरा है उसको हम एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते थे। उसी में आपका जुरासिक में डायनासोर मिलता है। तो ऐसे आपको रिलेट करते जाना, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नया बता रहा हूं आपको कुछ। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको तो लग रहा हो कि ये क्या क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन मैं बस आपको कनेक्टिविटी करवा रहा हूं। तो ऐसे याद रखना पिछले टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मेसोजोइक टर्म यूज किया, तो आपको याद आना चाहिए कि जब मेसोजोइक की बात हो रही है तो ये आपके अराउंड 200 मिलियन ईयर्स की बात हो रही है ना, एगो की, 200 मिलियन ईयर्स अगो। तो इस टाइम पे जो आपका डेजर्ट रीजन था वो पानी के अंदर था, ये एज पर एनसीईआरटी जो डेटा गिवन है। उसके बाद इसका जो कैसे हमें ये एविडेंस कैसे मिलता है कि ये पानी के अंदर था, तो कुछ फॉसिल्स जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो
मेराइन फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो मेराइन कहाँ होंगे, मेराइन रेप्टाइल्स कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र के अंदर ही। तो डेजर्ट में कहाँ से आ गया भाई मेराइन फॉसिल्स, तो ऑब्वियस ही बात है वो किसी टाइम पे समुद्र के अंदर रहा होगा, तो इसीलिए आज के डेट में वहां पे मेराइन फॉसिल्स पाए जाते हैं। अब वो मेराइन फॉसिल्स कहाँ पे रखे गए हैं, तो ये देखो, ये भी एनसीईआरटी मेंशन था, वुड फॉसिल पार्क एट आकाल। तो ये आपको ये सब याद रखना है, एनसीईआरटी में यही छोटी छोटी इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है ना, यही छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको याद रखना होता है। तो वुड फॉसिल पार्क कहाँ है, अकाल में है। ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा, मैप में दिखाऊंगा। तो ये देखो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मसार में। तो ये याद रखना, ये सब एनसीईआरटी का डेटा है। उसके बाद आपका एज ऑफ फॉसिल्स, तो एज कैसे निकाला जाता है, जो कार्बन डेटिंग मेथड है, बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं, तो उससे एज निकाला जाता है। तो द फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन दिस लोकेशन आर एस्टिमेटेड टू बी 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब देखो, मैंने ये चीज बताया आपको मेसोजोइक एरा में, तो मेसोजोइक एरा का टाइम पीरियड क्या था, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। तो जो आपका फॉसिल्स का भी एज है उसी के अराउंड है, 180 मिलियन ईयर्स अगो के। तो ऐसे आपको रिलेट करते जाना है ना, क्योंकि ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम फॉर्मेशन भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, डेजर्ट का कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं होगा, इसलिए मेंशन मैंने नहीं किया क्योंकि जो डेजर्ट फॉर्मेशन है ना, जब हम लैंडफॉर्म वगैरह पढ़ेंगे, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहां आपको ज्यादा अच्छे से रिलेट होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको 5 पॉइंट्स बता दे रहा हूं, 4 से 5 पॉइंट्स, जिसकी वजह से डेजर्ट फॉर्मेशन होता है। अब उसके अंदर की डिटेलिंग नहीं करनी है क्योंकि वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, डेजर्ट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। लेकिन हमें तब भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमारे इंडिया में वहां डेजर्ट लाई कर रहा है, ठीक है, तो डेजर्ट किन किन कारणों से फॉर्म हो सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स नोट करता हूं, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, है ना, अदरवाइज आप सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हो। बाकी इसको मैं डिटेल में भी कवर कराऊंगा जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपने वो पढ़ नहीं रखा है, तो हो सकता है आप को समझने में दिक्कत है। तो देखो, कोई भी डेजर्ट फॉर्मेशन होता है ना, कोई भी डेजर्ट फॉर्मेशन होता है तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हम मेजर फैक्टर है, ठीक है, उसको कंसिडर कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि डिस्कवर भी नहीं हो पाए, है ना, आज तक अभी डिस्कवर भी नहीं हुए। तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वर्ल्ड में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जो कि साइंटिस्ट अभी तक डिस्कवर करने की खोज में। मतलब ऐसा समझ जाओ कि अब तक सिर्फ ना पूरे यूनिवर्स का अराउंड 2 से 3% ही जो मिस्ट्री है रिजॉल्व हो पाया है, नहीं तो बाकी सारी चीजें अभी अननोन ही है। तो जो हम नोन है उसकी बात करेंगे, बाकी बहुत सारी ऐसी हो सकती है कि जो अननोन है वो भी कुछ फैक्टर प्ले करता होगा डेजर्ट फॉर्मेशन में। तो अब देखो, डेजर्ट फॉर्मेशन का जो कुछ कुछ मेजर रीजन है, एक तो आपका जो कॉमन सेंस से भी एक बच्चा भी बता सकता है कि लेस प्रेसिपिटेशन, मतलब कम बारिश किसी जगह हो रही है तो वहां पे चांसेस है। अब इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कारण होगा डेजर्ट फॉर्मेशन का, बहुत सारे कारण मिलके एक जगह का लैंडफॉर्म डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये आपका लेस प्रेसिपिटेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेस प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। फिर हाई इवेपोरेशन, मतलब कहीं पे इवेपोरेशन अगर हाई होगा, ठीक है, तो उन कारणों से बन सकता है इवेपोरेशन। उसके बाद कहीं पे अगर ऑफशोर विंड होगा तो ऑफशोर विंड। अब ये ऑनशोर विंड, ऑफशोर विंड, ये सब आप पढ़ोगे क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। तो ऑफशोर विंड ऐसे बेसिक के लिए समझ लो कि जो विंड आपके कॉन्टिनेंट से सी की तरफ जाती है, ओशन की तरफ जाती है, तो उनको हम ऑफशोर विंड बोलते हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आपका सब, या तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है, तो डेजर्ट फॉर्मेशन के चांसेस क्यों है, क्योंकि वहां पे सबसाइडिंग एयर मास होता है, सबसाइडिंग एयर मास। अभी आप एयर मास वगैरह ये सब पढ़े नहीं हो, ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्लाइमेटोलॉजी में, तो इनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो आज हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन आप बस फैक्टर जान लो। तो सबसाइडिंग एयर मास क्या होता है, बेसिकली यही जो आपकी स्टेबल रीजन क्रिएट कर देती है, इसके वजह से कम बारिश होता है। उसके बाद और कुछ रीजन हो सकते हैं, आपका कोल्ड करंट, कोल्ड ओशन करंट। तो ये सारे कुछ रीजन है जिसके कारण डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब हमारे इंडिया में कौन कौन से कारण पॉसिबल है, तो देखो, कोल्ड ओशन करंट बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है इसके, ठीक है, तो हो सकता है। अब ऊपर देखते हैं, लेस प्रेसिपिटेशन, ये तो ऑब्वियस रीजन है, ये तो सब में कॉमन होगा, तो ये एक फैक्टर रहा होगा। हाई इवेपोरेशन भी है, क्योंकि भाई वेजिटेशन कवर कम है तो वहां पे सनलाइट बहुत अच्छे से पड़ती है, तो इसलिए इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा होगा, तो हाई इवेपोरेशन रहा होगा। फिर ऑफशोर विंड भी रहे होंगे, क्योंकि आप देखिए राजस्थान के बाद गुजरात का कोस्टल रीजन आता है, और हमारा जो इंडिया है वो क्या है, पेनिनसुला है ना, पेनिनसुला का ही मतलब अभी बताता हूं आगे। उसके बाद आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है, सब ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले रीजन में, अभी मैप दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा।
फिर कोल्ड ओशन करंट, ये तो मैंने बता दिया, ये नहीं हो सकता। तो हो सकता है इन 4 कारणों की वजह से आज के डेट में अगर वहां डेजर्ट है फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक, तो ये आपका बेसिक था। उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब हम इसका जियोलॉजिकली देख लेते हैं, इंडियन डेजर्ट का जियोलॉजी क्या है। तो रॉक स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया कि अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू शेप्ड बाय द फिजिकल वेदरिंग एंड विंड इरोजन। बहुत कॉमन चीज है, ठीक है, कि वहां पे जो भी रॉक पाए जाते हैं उनमें बहुत सारी जो आपकी फिजिकल वेदरिंग और विंड इरोजन की वजह से उसका जो आज के डेट में शेप फॉर्म है वो डिसाइडेड है। तो बहुत फिर किस किस टाइप के लैंडफॉर्म मिलते हैं, तो देखो लैंडफॉर्म भी हम सेपरेटली करेंगे, है ना। हर प्रोसेस से, फ्लूवियन प्रोसेस से किस टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, ग्लेशियर से किस टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, एओलियन से किस टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है, डिपोजिशनल से कौन, मतलब उसमें भी 2 टाइप होता है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। यहाँ पे आप बस जान लो कि ये लैंडफॉर्म बनते हैं। तो जैसे मशरूम रॉक, है ना, आप जो उधर साइड उस रीजन में गया होगा कभी घूमने के पर्पज से या रहता होगा तो उनको पता होगा मशरूम रॉक, है ना, मशरूम शेप में रॉक जो मिलते हैं डेजर्ट एरिया में। फिर शिफ्टिंग ड्यून्स मैंने बताया, यहीं पे याद करो, इसको क्या बोला हमने, लोकल में क्या बोलते हैं, ध्रियान। आपको याद करवा के छोड़ूंगा मैं, तो ये ध्रियान है, ठीक है। उसके बाद ओएसएस, ओएसएस क्या है आपका, ये देखो मैंने इमेज लगा दिया है। तो अगर डेजर्ट रीजन में बहुत जगह आप मतलब बीच में देखते होगे कि डेजर्ट रीजन में कहीं कहीं स्मॉल मतलब वेजिटेशन का पैच होता है जो कि एक स्प्रिंग से घिरा होता है। तो जैसे ये पूरा डेजर्ट है आपका, ये इमेज से आपको क्लियर होगा, और ये आपका छोटा सा स्प्रिंग कोई और साइड में उसके पूरे वेजिटेशन कवर, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ परफेक्ट डिपिक्शन ऑफ ओएसिस। तो इस टाइप के लैंडफॉर्म आपके डेजर्ट में मिलते हैं। तो ये आपको याद करना है, क्योंकि देखो जो यूपीएससी दे रहा है उसको मेंस भी देना है, तो मेंस के लिए सारे पॉइंट आपके हाथ में रहना चाहिए। बाकी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मशरूम रॉक, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओएसिस आर द फीचर्स ऑफ, तो वहां पे ऑप्शन में दे दिया इंडियन डेजर्ट, तो आपको वो मार्क करके आना है। फिर आपका स्लोप कैरेक्टरिस्टिक, तो स्लोप कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया आपका, नॉर्दर्न पार्ट स्लोप्स टुवर्ड्स सिंध। तो जैसे आप क्रॉस सेक्शनल में देख लो, ये आपका जैसे डेजर्ट रीजन है, ठीक है, तो इसका ये साउथ ले लो और ये नॉर्थ ले लो। वैसे नॉर्थ साउथ तो ऐसे होगा, लेकिन आप बोर्ड में पॉसिबल नहीं है वैसा बनाना, तो ये आप नॉर्थ साउथ ले लो, ठीक। तो नॉर्थ जो आपका स्लोप है ये आपका किस साइड है, सिंध के साइड, मतलब पंजाब वाले रीजन जहां पे इंदस फ्लो कर रहा है। सिंध मतलब इंदस, ठीक है, सिंध रीजन जहां से इंदस की ट्रिब्यूटरी और इंदस फ्लो करती है। और उसके बाद साउथ में आपका कहां जा रहा है, ये रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ बहुत फेमस है। अब यहां से और आप क्या याद कर सकते हो, मैंने वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताया था आपको, तो वो भी कहां था आपका, रन ऑफ कच्छ में ही तो था, सर क्रीक, है ना, उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सा, गुहार मोती विलेज। ऐसे आपको रिलेट करना है। तो रन ऑफ कच्छ इसका साउदर्न स्लोप, ठीक है ये। तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ आपका वाटर रिसोर्सेस, तो यहाँ पे देखो नदियां मैंने बताया था, राजस्थान प्लेन जब बता रहा था कि यहाँ पे जितनी भी नदियां है ना एफेमेरल होती है, मतलब तुरंत सूख जाती हैं, क्योंकि भाई इतना ज्यादा इवापोरेशन रेट हाइट है, रेगिस्तान वाला हाई है और रेगिस्तान वाला इलाका है। तो एफिमेरल का मतलब क्या होता है, एफिमेरल का मतलब जो चीज बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेन ना करे। जैसे कोई प्लांट लगाया, पौधा लगाया और वो तुरंत मर गया कुछ दिनों में, तो उसको हम बोलेंगे एफिमेरल प्लांट्स। वैसी एफिमेरल रिवर्स मतलब कि कोई रिवर जो बहुत जल्दी सूख जाती है। तो रेगिस्तान है तो ऑब्वियस रीजन है कि वहां पे एफिमेरल रिवर्स मिलेंगे। ब्रैकिश वाटर मतलब खारा पानी, जो थोड़ा खारा होता है। सलाइन मतलब ज्यादा खारा, ब्रैकिश मतलब थोड़ा कम खारा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकिश और सलाइन दोनों ही वाटर मिलेंगे। फिर प्लायास काइंड ऑफ लेक्स है आपका। तो मैंने ये भी बताया था कि जो डेजर्ट रीजन है इट इज मतलब सोर्स ऑफ रिच मिनरल्स एंड सॉल्ट मेकिंग। तो मतलब सॉल्ट वगैरह के लिए ये जगह काफी रिच सोर्स है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ लूनी रिवर का बताया था कि लूनी रिवर भी आपके ये जो आपका लूनी बेसिन से पास होती है, जो कि आपके थार डेजर्ट वाले रीजन में, मरुस्थली रीजन में लाई करता है। और लूनी रिवर है ना जो, उसको इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं। इनलैंड ड्रेनेज क्यों बोलते हैं, देखो ये टर्म मेंशन है इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब कि कोई नदी मतलब ओशन में जाके फॉल नहीं कर रही है, मतलब उसका जो रूट था वो तो ओशियन के साइड ही था, लेकिन इतना उसका फ्लो स्लो था जिसकी वजह से वो ओशन से पहले ही डिसअपियर हो गई। मतलब ओशन में गिरने से पहले ही, ड्रेन करने से पहले ही उसका खत्म हो गया पानी, ठीक है। तो वो अंदर ब्यूरिड हो गई जमीन के अंदर या फिर सूख गई, तो वो पूरे ओशन में जाके नहीं गिर पाई, तो उसी को हम बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। तो जो लूनी रिवर है हमारा, वो पूरा आपका जाके अरेबियन सी में नहीं फॉल करता है, वो पहले ही डिसअपियर हो जाता है, राइट। तो ये इनलैंड ड्रेनेज का मतलब है। अब हम इसका ये हमने डेजर्ट खत्म किया।
अब इसका एक बार मैप आपको दिखा देता हूं तो आपके दिमाग में एकदम बोलते हैं ना, एकदम फिट हो जाएगा, एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख लो मैप से। अब हम देख लेते हैं रीजन को थोड़ा। तो देखो ये हमारा राजस्थान रीजन है, राइट, राजस्थान रीजन देखो। तो ये आपको अप्रोच रखना है ना, कनेक्टिविटी भी करनी है और साथ के साथ आपको मैप भी देखना है, इंडियन मैप, और कहीं से मत किसी सोर्स को रेफर मत करो। एनसीईआरटी मैप और जो वैल्यू ऑडिशन में करा रहा हूं उतना कर लोगे, मोर देन इनफ है। और आपको भी जब आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो ऐसे ही पढ़ना, मैप से जाके वेरीफाई किया करो। तो देखो ये वाला जो हमारा रीजन है, जो मेरा पेन को देखना, तो जो ये वाला रीजन है ये हमारा राजस्थान रीजन है। यहां पर मैंने बताया था आपका अरावली है, ठीक है, मार्क करके ही दिखा देता हूं। तो देखो ये वाला रीजन आपका राजस्थान है, ठीक है, ये आपका अरावली है, दिख रहा होगा आपको। और इसका वेस्टर्न साइड है ना, जो एकदम इमीडिएट वेस्ट है, ये आपका राजस्थान बागर वाला रीजन है, सेमी एरिड रीजन है, जहां पे आपको रोही मिलते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ वेजिटेशन। और इसके पूरे वेस्टर्न में जाओगे आप तो ये आपका मरुस्थली रीजन है, एरिड एरिया है, राइट। अब इसको इसी को जब आप बड़ा करोगे तो यहीं पे आपको दिखेगा, देखो एरिड में ही आपका है जोधपुर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये जोधपुर है, यहाँ पे आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, ठीक है। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके एरिड रीजन में, देखो जोधपुर, उसका जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के यहाँ लाई करती है। बाकी अरावली के ईस्ट में थोड़ा ठीक ठाक वेजिटेशन है, वहां पे कौन कौन सी सिटी है, जयपुर है आपका, उदयपुर है, तो ये मैंने राजस्थान प्लेन्स में ऑलरेडी करा दिया था। तो ये हो गया हमारा इंडियन डेजर्ट खत्म। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो इसका, स्लाइड का। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हिल रेंजेस ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो कुछ बच्चों को डाउट आया था कि पेनिनसुला सर आपने बताया नहीं, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा दिया। तो जान लो, मैं तो इतना एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि ये बेसिक नॉलेज तो होगी, बट स्टिल अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो पेनिनसुला बेसिकली होता है वो बॉडी, वो लैंड मास, लैंड एरिया, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाई ओशन फ्रॉम द थ्री साइड। तो जैसे अब हमारा इंडिया का जो साउदर्न साइड है, ठीक है, वो ऐसे है, ठीक है, इस शेप में। तो यहां पे आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहां पे आपका अरेबियन सी है, और यहां पे आपका इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन है। तो ये आपका इंडियन पेनिनसुला हो गया, ठीक है। और आइसलैंड आगे मैं जब पढ़ाऊंगा, कोस्टल के बाद आइसलैंड पढ़ाऊंगा, तो आइसलैंड क्या होता है, तो वो बेसिकली चारों ओर से घिरा होता है ओशन से, ठीक है, उसके चारों ओर ओशन होगा। और पेनिनसुला के सिर्फ आपके 3 साइड से घिरा है। तो अरेबियन पेनिनसुला भी आपने सुना है, सबसे बड़ा पेनिनसुला है। तो ये सारी पेनिनसुला होता है। अब आते हैं हम टॉपिक की ओर। अब देखो ये मैप दिख रहा होगा, तो मैप से पहले एक बार आइडिया ले लेते हैं। हमेशा की तरह मैप वर्क बहुत जरूरी है, जब तक आपके माइंड में विजुअलाइजेशन नहीं होगा आपको ज्योग्राफी लर्न नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैप से हमेशा मैप को रेफर करेंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया था इसमें, प्लेट्यू वगैरह हमने सब कुछ देख लिया, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स देख लिया, ठीक है। आज हमें हिल रेंजेस पढ़ने हैं। तो हम कौन कौन सा पढ़ेंगे, देखो मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, कौन कौन सा रीजन, आप इसको ध्यान में रखना। बाकी मैं गूगल मैप से भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है मैप में, लेकिन गूगल मैप तो एग्जैक्ट बताएगा क्योंकि सैटेलाइट इमेज होता है। तो ये देखो हमें पढ़ना आज आपका अरावली रेंज। अरावली रेंज हालांकि इसके बारे में हमने थोड़ा सा ऑलरेडी देख लिया डेजर्ट वाले में भी, और जब राजस्थान प्लेन्स पढ़ रहे थे, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। फिर आपका जो ये रहा विंध्यन रेंज, आपको आई होप दिख रहा होगा ये इमेज क्लियर। तो ये आपका विंध्यन रेंज, ठीक है, ऐसे मार्क कर देता हूँ। फिर ये आपका सतपुरा रेंज, ठीक है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आपका ये वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे हम आज, और उसके बाद ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा जो भी हिल रेंजेस हम जो कवर करने वाले हैं, और इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है यूपीएससी, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर कुछ अगर और हिल्स होंगे, इंपॉर्टेंट हिल्स होंगे, तो वो मैं साथ के साथ बताते चला जाऊंगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अरावली की तरफ। तो अब हम अपने अरावली के बारे में देखते हैं, ठीक है। अरावली हमने मोटा मोटी देख ही लिया है। तो अरावली का पहले एक्सटेंट देखते हैं हम। तो जो इसका एक्सटेंट है वो कहाँ से है, राजस्थान से। हमने जैसे देखा डायरेक्शन क्या रहता है आपका, ये है ना, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब राजस्थान से शुरू होके फिर हरियाणा, ठीक है, फिर गुजरात और दिल्ली, ठीक है, दिल्ली तक जाती है ये। और आप देखोगे कि जो ये हरिद्वार वाले रीजन में ना, ये अरावली जमीन के अंदर ब्यूरिड हो जाती है, ठीक है। तो मतलब जो इसका एक्सटेंशन है ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, धीरे धीरे कम होते 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 और हरिद्वार में जाके ये जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे उसका मतलब काइंड ऑफ खत्म हो जाता है। दिल्ली तक दिखता भी हमें, जो दिल्ली में आपका प्रेसिडेंट
जो हाउस है रायसेना हिल पे, ठीक है, तो वो भी काइंड ऑफ अरावली का एक्सटेंशन ही है। फिर आप गुरुग्राम वगैरह साइड जाते हो तो वहां भी देखते हो आप अरावली का, जो जब आप गुरुग्राम में एंटर करते हो तो वहां पे भी आप देखते हो अरावली का इकोलॉजिकल पार्क भी है। हरियाणा और राजस्थान ये देख लिया हमने। अब इसका स्ट्रेच क्या है, 800 किलोमीटर तक है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब टू बी स्पेसिफिक साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और फिर द रेंजेस कंटिन्यूज टिल हरिद्वार वेयर इट इज ब्यूरिड अंडर द एलुवियम ऑफ द गंगा प्लेन। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, राइट। बाकी अरावली का आपको हाईएस्ट पीक बता देता हूं, तो हाईएस्ट पीक है जो आपका गुरु शिखर है, ठीक है, और गुरु शिखर किस पे, माउंट आबू पे। तो ये आपको याद रखना है, गुरु शिखर स्टैंडिंग एट, इसका हाइट भी ये भी याद रखना, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रफ माइंड में आइडिया रखना कि 1700 मीटर के राउंड है आपका। अब इसका भी मैं बताऊंगा क्यों याद रखना, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये सब नॉलेज कहाँ काम आता है। मतलब यूपीएससी के आपसे डायरेक्ट हाइट पूछ लेगा, जरूरी नहीं है, पीसीएस पूछ भी लेता है फिर भी हाइट, लेकिन जो यूपीएससी वो डायरेक्ट हाइट का कभी नहीं पूछता है कि एग्जैक्ट हाइट बताओ मुझे गुरु शिखर का, ठीक है, वो किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है मैं वो आपको वो बताऊंगा। तो ये आपको हाइट देखना है, माउंट आबू राजस्थान में। बाकी एक ये एनसीईआरटी का लाइन था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बानस है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ क्या, यमुना, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, और चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो इट इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली इन द वेस्ट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो मोस्टली जो चंबल के ट्रिब्यूटरी है ना, वो आपके विंध्या वगैरह से जनरेट होते हैं, विंध्या सतपुरा वगैरह से, लेकिन सिर्फ एक बानस ही है जो कि आपके अरावली से जनरेट होता है। और बानस क्या है, बानस रिवर कौन सा है, ये ट्रिब्यूटरी है चंबल का। चंबल, अब यहां चंबल से याद करो, चंबल मैंने बताया था यमुना का ट्रिब्यूटरी, क्या क्रिएट करता है, बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करता है, प्रेजेंस ऑफ रेवाइंस होते हैं। तो ये सब ऐसे रिलेट करना है, जैसी टर्म है उसको पीछे से रिलेट करना है। अब सिग्निफिकेंस देख लो। अब देखो जो भी जितने का भी हम सिग्निफिकेंस देखेंगे ना, सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली रेंज, फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आपका विंध्या सतपुरा, तो सबका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस कॉमन ही रहेगा, क्योंकि सारे हिल्स का लगभग कॉमन रहता है। बाकी कुछ थोड़े जो चेंजेस होंगे वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, बाकी सबके लगभग सेम रहेंगे। जैसे कि आपका एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब पहाड़ से आपको बहुत बार हेल्प मिलता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो अर्थ का मतलब जो लाइफ टाइम है वो क्या है, लाइफ साइकिल, और अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि पहाड़ पहले बने हुए हैं। और अरावली मैंने क्या बताया था, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये कब बना था, ये आपके प्री कैम्ब्रियन के टाइम पे बना था। तो अरावली में अगर हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च वर्क करेंगे, तो हमें अर्थ का बहुत सारा मिस्ट्री अनवील हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस हो गया कि फॉर रिसर्च पर्पस। और ये यहाँ मेंशन ही है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, मोर देन 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि कौन सा एरा था, प्री कैम्ब्रियन एरा था। उसमें टू बी स्पेसिफिक बात करें तो प्रोटेरोजोइक, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये ऑफ टॉपिक बात हो रहा है, लेकिन ये सब चीज इंटरलिंक्ड है। आप अगर इंटरलिंक करके नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। तो अगर आपने नहीं देखा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का लेक्चर, तो आप जाके देख के आओ जियोलॉजिकल टाइम के लेक्चर। फिर आपको ये जो भी टर्म मैं मेंशन कर रहा हूं, प्री कैम्ब्रियन, प्रोटेरोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, तो ये सब आपको रिलेट कर पाओगे आप, राइट। फिर आपका हाइड्रोलॉजिकल डिवाइड, तो मैंने ये भी बताया था वाटर डिवाइड, ये सिमिलर टू वाटर डिवाइड है। तो वाटर डिवाइड क्या होता है, जो आपके दो नदी को डिवाइड कर देता है। कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन या कोई बैरियर या कोई लैंड फॉर्म जो एक वाटर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाटर डिवाइड किन किन दो रिवर के बीच का काम करता है, अरावली, ये आपका इंदस और गैंगेटिक प्लेन के बीच का, ठीक है। फिर ये आपका नेचुरल बैरियर है, तो नेचुरल बैरियर ऑब्वियस है, जैसे हमने हिमालयन का बोला था, तो हिमालयन हमें किससे प्रोटेक्ट करता था, साइबेरियन जो कोल्ड विंड आता था, तो वो नेचुरल बैरियर के रूप में हेल्प करता था। वैसे जो अरावली है, ठीक है, तो अरावली एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन थार डेजर्ट एंड द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान। अगर अरावली नहीं होता तो हो सकता था कि पंजाब और हरियाणा में भी आपको डेजर्ट मिलते, ठीक है। तो आप देखते हो कि अरावली के वेस्टर्न साइड में आपके मरुस्थलीय रीजन है, लेकिन ईस्टर्न साइड में क्या है, आपके थोड़ा सा वेजिटेशन वाला एरिया है, और पंजाब हरियाणा में ठीक ठाक आपके वेजिटेशन मिल जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अरावली, ठीक है। और फिर मिनरल रिसोर्सेस यहाँ पे बहुत रिच होती हैं, इसी की वजह से आपकी माइनिंग एक्टिविटी अरावली में बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म हो रही है, और जिसके कारण ना अब अरावली में लैंडस्लाइड वगैरह ये बहुत कॉमन हो गए। तो अब आपको इसको करंट से भी लिंक करना है कि जो ग्रीन वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये न्यूज़ में भी आप आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ते होगे या न्यूज़ में भी सुनते होगे, ग्रीन वॉल फॉर्मेशन। तो ये क्यों हो रहा है,
तो ग्रीन वॉल फॉर्मेशन किया जा रहा है क्योंकि जो अरावली से डायरेक्ट जो सैंड डस्ट आते थे दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली का हवा खराब करती है, ठीक है, और वैसे भी वो हेल्थ के लिए भी बहुत रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। तो इसलिए जो ग्रीन वॉल डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि हम पेड़ लगा दें पूरा, ठीक है, तो पेड़ से हम एक बैरियर क्रिएट कर दें ताकि वो पहले ही फिल्टर आउट कर दे, ठीक है, सारे डस्ट को, डस्टी विंड को पहले फिल्टर आउट कर दे। और ग्रीन वॉल डेवलप करने से थोड़ा जो अरावली माउंटेन का उसका ही लाइफ टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना कम वेजिटेशन कवर होता है तो वो एरिया उतना, वो माउंटेन रेंज उतना ही ज़्यादा प्रोन टू लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। तो वेजिटेशन आपके लैंडस्लाइड से भी हेल्प करते हैं, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो मेंस में अगर पूछता है, या फिर वैसे भी एज ए स्टेटमेंट प्रीलिम्स में भी दे दिया। तो ये सब हो गया आपका सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली रेंज। अब हम देखते हैं विंध्यन रेंज। तो विंध्यन रेंज में भी आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है, जितनी डिटेल रिक्वायर्ड है मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे मैं और डिटेल में कराऊंगा। तो विंध्यन रेंज को देखते हैं पहले। तो विंध्यन रेंज क्या है आपका, इसका एक्सटेंड देखना है सबसे पहले। तो आपको इसी अप्रोच में आप ना एक काइंड ऑफ आप पॉइंटर्स बना लेना कि आप अगर आपको कोई इस टॉपिक को कवर करना है तो कैसे पॉइंटर्स। तो आपने अरावली में ही देखा, पहले हमने उसका एक्सटेंट कवर किया, ठीक है, उसका लोकेशन कवर किया, मैप में हमने लोकेशन देख ही लिया, फिर उसके बाद उसका हाइट, हाईएस्ट पीक है वो हमें देखना है, ठीक है, फिर वहां पे कुछ किस टाइप के लैंडफॉर्म प्रेजेंट है वो हमें देखना होता है, ड्रेनेज सिस्टम वहां का क्या होता है वो देखना होता है, ठीक है। तो ऐसी ज्योग्राफी को पढ़ने का अप्रोच ऐसे ही होता है 360 डिग्री, कि आप अगर कोई भी लैंडफॉर्म पढ़ रहे हो, कोई भी फीचर्स पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हो इंडियन ज्योग्राफी में, तो आपको वहां का सब चीज मतलब आपके सिलेबस से ही लिंक करना है कि आपके सिलेबस में कैसा है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियोनोग्राफी है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह आप देख ही रहे हो, तो उन सब को एक मतलब क्या बोलते हैं पिलर बना के और उसके अराउंड आपको सोचना होता है, तो आपके पास कभी पॉइंट्स कम नहीं पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं इसको। तो ये आपका विंध्यन रेंज का पहले एक्सटेंड देखते हैं हम। तो जो इसका मेनली पार्ट है वो प्रेजेंट है आपका कहाँ, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। लेकिन जो इसका स्ट्रेच है इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, ठीक है, इन दी वेस्ट, मतलब ऐसे समझ जाओ ये आपका अरावली रेंज है, तो ये वेस्ट है, तो ये शुरू हो रहा है गुजरात से और कहां तक जा रहा है, कैमूर रेंज मतलब बिहार। तो जो कैमूर रेंज है कहां पे है आपका, बिहार में, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रेच है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे है। The altitude of the range varies between 300 to 600 मीटर। तो अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, जो अरावली का था थोड़ा हाइट इसके मुकाबले ज्यादा था, ठीक है, लेकिन यहां पे जो रेंज क्या है 300 टू 600 मीटर है। मतलब ये काइंड ऑफ किस टाइप का माउंटेन है, ये आपका ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। अरावली आपका क्या है, फोल्ड माउंटेन है। तो अब ये फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ये सब भी हम लैंड फॉर्म में डिस्कस करेंगे आगे, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन जनरल आप हमेशा अगर कभी लॉजिक लगाना हो ना, तो आप ये लगा सकते हो कि जो फोल्ड माउंटेन्स है ना, उनका बेसिकली जो हाइट होता है इन कंपैरिजन टू ब्लॉक माउंटेन वो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कन्वर्जेंस ऑफ मतलब कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट बाउंड्रीज की वजह से होती है। और जो जो आपका ब्लॉक माउंटेन होता है उसका फॉर्मेशन फॉल्ट की वजह से होता है। और फॉल्ट कैसे होता है, जब डाइवर्ज करते हैं दो प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना आपको, आप टॉपिक पे ही स्टिक रहो। जब मैं लैंडफॉर्म कराऊंगा तो उसको मैं डिटेलिंग में कराऊंगा, फोल्ड और ब्लॉक। तो बस आपको ये याद रखना कि जो विंध्यन रेंज है आपका, ये आपका फोल्ड नहीं, ये क्या है आपका ब्लॉक माउंटेन है। जो अरावली था आपका वो फोल्ड माउंटेन था, जो हिमालय है आपका वो फोल्ड माउंटेन है। अभी जो विंध्या पढ़ा रहा हूँ ये ब्लॉक माउंटेन है, फिर आप सतपुरा भी आगे पढ़ोगे तो वो भी ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है इतना बस याद रखना, फॉल्ट की वजह से होता है, ठीक है। और बाकी माउंटेन फॉर्मेशन के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे हमने डेजर्ट का देखा बहुत सारे रीजन, वैसे माउंटेन फॉर्मेशन के बहुत सारे होते हैं, जो जियोसिंक्लाइन के प्रेजेंस से, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट बाउंड्रीज के वजह से, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे वो भी आप रिलेट कर सकते हो कि मैंने 5 एंशिएंट जियोसिंक्लाइन के बारे में मेंशन किया था जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था, दिल्ली, धारवाड़, अरावली, ईस्टर्न घाट, सतपुरा, तो ये सब आपको रिलेट करना है। अब आओ वापस टॉपिक पे। तो इसका हमें ये देखो, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विंध्यन जो रेंज है उसका जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, भांडेर। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रखा है एग्जाम में, ठीक। तो द साउदर्न पार्ट ऑफ विंध्यन स्कार्पलैंड इज कॉल्ड भांडेर प्लेट्यू। फिर द हाईएस्ट पीक ऑफ द विंध्यन रेंज इज, तो इसका हाईएस्ट पीक क्या है, सद्भावना शिखर। और इसकी हाइट देखो कितनी है, इसकी हाइट है 752 मीटर। मतलब आप राउंड फिगर में क्या याद रख सकते हो, 750 या फिर 700 मीटर के राउंड। अब आपको कैसे रिलेट करना है, सद्भावना, पहले ये देख लो, सद्भावना शिखर को इंग्लिश में ही बोलते हैं गुडविल पीक, तो या तो गुडविल पीक के नाम से आ जाए या सद्भावना शिखर, दोनों सेम चीज ही है। तो अब देखो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, जो आपका हाइट दे रखा है 752 मीटर, ठीक है।
तो हमने अरावली का हाईएस्ट पीक क्या पढ़ा था, गुरु शिखर, वहां पे हाइट क्या पढ़ा मैंने 1700 मीटर, यहां पे हाइट क्या दे रखा है 700 मीटर। मतलब कि आपको ऐसे राउंड फिगर में याद रखना है कि जो आपका अरावली का जो हाईएस्ट पीक है वो ज्यादा है विंध्या के हाईएस्ट पीक से। तो अब मैं बताता हूं आपको यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। डायरेक्ट डेटा उठा के नहीं देगा, यूपी पीसीएस में तो डायरेक्ट डेटा पूछ देते हैं कि एग्जैक्ट डेटा दे देंगे और बोलेंगे कि अरेंज करो कि कौन किसकी हाइट है, तो वहां पे भी हालांकि लॉजिक से हो जाता है, लेकिन यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको हाईएस्ट पिक का नाम दे देगा। जैसे एग्जांपल अभी हमने पढ़ लिया, अरावली का पढ़ लिया, तो आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, गुरु शिखर दे दिया, ठीक है, फिर आपको सद्भावना शिखर दे दिया, सद्भावना, फिर आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आप जितनी भी है आपका वेस्टर्न घाट का अनाईमुड़ी दे दिया, ठीक है, डोडा बेटा दे दिया, ये सब अभी हम आगे देखेंगे। तो इस टाइप के आपके 4 ऑप्शन दे दिए, जो भी हाईएस्ट पिक है उन 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक। अब इसको बोल देगा कि मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, तो ये जब आप पूरा पढ़ लोगे, ये लेक्चर पूरा देख लोगे, तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेंड कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है कि हाईएस्ट पिक में हाईएस्ट कौन सा है सबसे ज्यादा, इसलिए ये डेटा याद रखना जरूरी है। एग्जैक्ट डेटा कोई नहीं पूछता है, ठीक है, आपको एक राउंड फिगर में याद रखना। तो अरावली का हमने देख लिया था गुरु शिखर 1700 मीटर के राउंड, आपका विंध्या का क्या है 700 मीटर के राउंड। क्यों, क्योंकि एक ब्लॉक टाइप का माउंटेन है। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बता दिया, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता दिया, किस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है और आपको कैसे डेटा को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, राइट। तो अब आगे देखते हैं। अब जैसे हमने अरावली में उसका सिग्निफिकेंस दिखा था, वैसे ही विंध्या में भी उसका सिग्निफिकेंस देख लो। कुछ ही पॉइंट्स मतलब डिफरेंट होंगे, लेकिन मैंने बता दिया कि एक बार आप पिलर अगर बना लोगे ना, तो अब आप उसके अंडर में सबको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार आपने पिलर बना लिया कि हाँ, जब भी हम माउंटेन का सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ वाटर डिवाइड का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है कोई भी माउंटेनियस रीजन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, मतलब इट सपोर्ट्स वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज, फ्लोरा एंड फाउना। उसके बाद फिर आपका कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। तो इसमें स्पेसिफिक पॉइंट बस क्या है, यहाँ पे जैसे लाइमस्टोन बहुत मिलते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन आपके सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत यूजफुल होता है। फिर आपका यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, जो आपका उज्जैन और भीमबेटका है, वो भी आपके विंध्यन रेंज में ही पाए जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जो हिमालयन से जो रिवर आ रही है, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, और इधर से जो आपके पेनिनसुला से जो रिवर्स आ रही हैं, ठीक है, उनके बीच में एक वाटर डिवाइड का काम करता है ये आपका विंध्यन रेंज, ठीक। और द विंध्यन सेपरेट्स नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम साउदर्न इंडिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट को कौन डिवाइड कर रहा है, विंध्यन रेंज। ऐसा हम वो कर सकते हैं। अब हम सतपुरा रेंज को देख लेते हैं, ठीक है। सेम मैनर में जैसे हमने विंध्या को देखा, रावली को देखा, वैसे सतपुरा को देख लेते हैं। तो सतपुरा में भी आप पहले एक्सटेंड देखोगे, ठीक है। और सतपुरा क्यों बोला जाता है, नाम देखो, इसका नाम ऐसा क्यों हुआ है, सत मतलब 7, ठीक है, पूरा मतलब माउंटेन। तो मतलब दिस सतपुरा रेंज इज अ सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, ठीक। 7 माउंटेन्स का नाम आपसे कभी नहीं पूछता है, तो आप बस इतना याद रखना। फिर इट इज अ ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्ड बाई फॉल्टिंग मूवमेंट्स, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया जब विंध्या में। तो विंध्या और सतपुरा दोनों ही आपके क्या हैं, ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक। पार्ट्स ऑफ सतपुरा हैव बीन फोल्डेड एंड अपहीव्ड, thus they are regarded as structure uplift horsed। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो देखो इसके लिए फिर आपको प्रोसेस जानना जरूरी है जो आपका ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन होता है। तो अगर मान के चलो, सिंपल तरीके से मैं बहुत लेमन टर्म में आपको समझा देता हूं कि जैसे ये प्लेट है, ठीक है, तो इसमें मान के चलो ये फॉल्ट क्रिएट हो गया। तो इसी का दूसरा फिगर देखे तो ऐसा और ऐसा और बीच का कुछ रीजन, ठीक है। तो अब फॉल्ट क्रिएट हुआ ना और प्लेट डाइवर्ज कर रहे हैं, तो बीच, इसके बीच वाला जो पोर्शन है वो या तो नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर नीचे चला जाता है, मतलब अगर ऐसा होता है, तो नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं हम ग्रैबेन, ठीक है, और ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं हम हॉर्स्ट, जो यहां पे मेंशन है टर्म हॉर्स्ट, ठीक। तो जैसे अब हम देख ही रहे हैं कि जो सतपुरा ये ब्लॉक माउंटेन है ना, फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि इट अपहीव्ड, thus they are regarded as structured uplift, मतलब कि ये अपलिफ्टेड पार्ट है विंध्यन,
तो इसलिए इसको हम हॉर्स्ट बोल रहे हैं। हॉर्स्ट कौन सा है, देखो इमेज से कंफ्यूज मत करना, नीचे वाले पार्ट को हम, जो नीचे ऐसे ऐसे दो प्लेट था, ठीक है, यहां पे कुछ फॉल्ट आया, ठीक, दो प्लेट डाइवर्ज किए, तो जो बीच वाला प्लेट है या तो वो नीचे दब जाएगा, या अगर ये दोनों कोलाइड किए और मतलब कन्वर्ज किए तो वो चीज ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर उठ जाता है तो उसी पोर्शन को हम, जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है उसको हॉर्स्ट बोल रहे हैं, और जो नीचे दब गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रैबन बोल रहे हैं। तो ये जो हमारा सतपुरा, ये तो उठा हुआ पोर्शन है ना, माउंटेन है तो उठा ही हुआ पोर्शन, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, हॉर्स्ट बोल रहे हैं। तो ये लाइन अगर पूछता है एग्जाम में तो आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए। बाकी दिस सतपुरा रेंज इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, ठीक, रनिंग स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तो ये आप स्टेट देख लो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट भी याद रखना जरूरी है कि उसका एक्सटेंट क्या है। बाकी इट रन पैरेलल्स टू नर्मदा रिवर, तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है आपसे, जब प्लेट्यू डिस्कस कर रहा था, तो जो नर्मदा रिवर है वो विंध्या और सतपुरा के बीच से पास होती है, ठीक है। और सतपुरा के साउथ में कौन सी रिवर पास होती है, तापी रिवर पास होती है, ठीक, तो वो भी यहां पे इंफॉर्मेशन मेंशन है। इट रन्स पैरेलल टू नर्मदा रिवर, ठीक है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 900 किलोमीटर्स, मतलब जो इसका एक्सटेंट है वो लगभग 900 किलोमीटर तक का है। अब इसका जो हाईएस्ट पीक है ये देख लेते हैं, जैसे हम सबका हाईएस्ट पीक देख रहे हैं, तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट धूपगढ़, ठीक है। ये कहां पे लोकेटेड है, पचमढ़ी ऑन महादेव हिल्स। तो ये याद रखना, महादेव हिल्स आपका कहां पे है, सतपुरा में है, तो पूछ लेगा महादेव हिल्स लाइज इन विंध्या हिल्स, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, सतपुरा हिल्स है, तो महादेव हिल्स आपका कहां पे है, सतपुरा में, और वहीं पे आपका हाईएस्ट पीक प्रेजेंट है उसी के आसपास, जो कि है माउंट धूपगढ़, ठीक। इसका हाइट देख लो कितना है, 1350 मीटर। तो मतलब अब आपको 3 का आपने हाईएस्ट पीक देख लिया, तो अब आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना हो तो हाईएस्ट किसका था, अरावली वाला था, गुरु शिखर, जो कि 1700 मीटर के अराउंड था। फिर सेकंड हाईएस्ट आपका सतपुरा का हो गया 1350 मीटर्स, ठीक है, और उसके बाद आपका विंध्या का हो गया जो कि 700 मीटर के अराउंड है। अब आगे जैसे जैसे हम हाईएस्ट पीक पढ़ते जाएंगे तो आपको वो चीज याद करते जाना। तो आप एक लिस्ट भी बना लेना हाईएस्ट पीक का अलग से, कि इस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक ये है, इस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक ये है, इस तरीके से। अब वैसे ही हम इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, जैसे हम सबका देख रहे हैं, तो सिग्निफिकेंस इसका देख लो, ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं। देखो इस वीडियो में कुछ भी मैं जो कवर करा रहा हूँ ना, सारा चीज रेलिवेंट है यूपीएससी के लिए, तभी कवर करा रहा हूँ, अननेसेसरी डिटेलिंग आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मतलब इस वीडियो में जो भी कंटेंट है सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने देख के वो आइडिया लगाया कि हाँ किस टॉपिक को कितने डिटेल में कवर कराना है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना इसलिए जरूरी होता है। तो आप देखो सिग्निफिकेंस ऑफ सतपुरा रेंज में, ज्योग्राफिकल बाउंड्री forms the northern boundary of the Deccan Plateau and plays a significant role in the regional climate। बहुत कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो माउंटेन रेंज है तो रीजनल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस तो करेगा ही। फिर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आपका है, इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत तरीके के मिलते हैं, मतलब जो सतपुरा आप नेशनल पार्क देख रहे हो, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है, और उसके बाद आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व है, हमारे इंडिया में 18 है टोटल, ठीक है। उसमें से ही मैप वाले हैं वो 12 हैं। तो ये सब आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन है, आप जब करोगे तो आप उसको कर लेना, या मैं करवाऊंगा तो आपको करवा दूंगा वो चीज़ें, ठीक है। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आपके सतपुरा रेंज में लाई करते हैं। फिर आपका ये भी हाइड्रोलॉजिकल डिवाइड, तो ये देख रहे हो ये पॉइंट सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर्स। तो मेंस में अगर कभी पूछ देता है सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस, तो आप क्या करोगे, आप सबका 3 पिलर बना दिए, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न घाट, विंध्या, सतपुरा, अरावली, और उसके बाद 4 पिलर सबके हो गए, तो 16 पॉइंट तो आपके पास ऐसे ही हो गया आंसर कंप्लीट, ठीक। अब इसका कुछ रीजनल नेम्स है, ये भी देख लो, ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में या फिर स्टेट पीसीएस वगैरह में। तो देखो पहला है, इसको राजपीपला हिल्स बोला जाता है, कहाँ पे, गुजरात में, मतलब जो सतपुरा का सेक्शन गुजरात साइड में उसको क्या बोलते हैं, राजपीपला हिल्स, ठीक है। फिर महादेव हिल्स जो अभी मैंने बताया, जहां पे आपका हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है, माउंट धूपगढ़, तो वो आपका उसका जो हाईएस्ट पीक पचमढ़ी, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ये देखा था ना ये चीज, हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज इज माउंट धूपगढ़ लोकेटेड नियर पचमढ़ी ऑन महादेव हिल्स, तो वही चीज यहां मेंशन है। फिर मैकाला हिल्स, तो मैकाला हिल्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, कहां पे, आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रीजन में, उसका बाउंड्री मतलब लाई करता है। और मैकाला हिल का जो पीक है वो कौन सा है, अमरकंटक। अब देखो अमरकंटक यहाँ पे आया, तो अमरकंटक के बारे में थोड़ा सा जान लो कि अमरकंटक जो है आपका, ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, ठीक है। और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको,
रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसका मतलब होता है कि अगर मान चलो कोई माउंटेन है, ठीक है, यहां से कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर गई, एक इधर गई, एक पीछे गई, ठीक है, पीछे, तो इसी को बोलते हैं हम, एक जगह से ओरिजिनेट होकर अलग अलग डायरेक्शन में जाना, उसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो मतलब जो आपका सोन नदी है, जो आपका नर्मदा रिवर है, वो सब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? आपके अमरकंटक प्लेट्यू से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो देखो ऐसे आप विजुलाइज करो, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, मेरे को आप देखो, आप मेरा ये हाथ, ये आपका साइड है गुजरात, ठीक है, इधर आपका है छत्तीसगढ़, ठीक, उसके बाद ये आपका सतपुरा लाई कर रहा है, ये ऊपर आपका आपका विंध्या लाई कर रहा है, उसके बीच में नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। नर्मदा रिवर निकल कहाँ से रही है? ये माइकाला हिल्स आपका, जिसपे आपका अमरकंटक प्लेट्यू है, वहीं से आपका नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है, और आपके जाके ड्रेन कहाँ हो रही है? आपके अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है। और जो नर्मदा रिवर है वो आपकी काइंड ऑफ रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट लेक्चर में, तो ऐसे ही आपको रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है, तभी याद होगा चीजें, ज्योग्राफी तभी याद होती है। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि मतलब मेरे से छूट गया, तो आप कमेंट सेक्शन में करके एकदम फ्री होकर डाउट पूछ लेना, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को कवर करा दूंगा। तो अब हम आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब तक आपने जितने भी हिल रेंजेस पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट, क्यों? क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसको ना हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट का जो बेसिक फीचर है वो आप देख लो, बाकी यहाँ इमेज भी देखो, बहुत अच्छी है वेस्टर्न घाट। मतलब इट इज़ वन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। हमारे इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, तो इन्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें से एक आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक। उसके बाद इसका जो लोकेशन, हमें लोकेशन देखना है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का लोकेशन क्या है, इसको अभी मैं आपको ओरिजिनल मैप में भी दिखाऊंगा वेस्टर्न घाट का, तो आप यहाँ पे पढ़ लो। तो शुरू कहाँ से होता है आपका? तापी रिवर, मतलब जो गुजरात में है, और एंड कहाँ पे हो रहा है आपका? कन्याकुमारी तक में। तो देखो द वेस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन पेनिनसुला, मतलब इंडिया का वेस्ट में, वेस्टर्न पेनिनसुला में, पेनिनसुला मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन पेनिनसुला, और अलोंग द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, मतलब मेजर जो आपके साउदर्न स्टेट है वो सारे कवर है वेस्टर्न साइड के, ठीक। अगर हम वैसे पर्टिकुलर लोकेशन देखना चाहें तो हमारे वेस्टर्न घाट के और वेस्ट में जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कोस्टल रीजन आ जाएगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कोस्टल रीजन। तो हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है, उसके ईस्टर्न साइड में आपका रेन शैडो एरिया, ये सब बताऊंगा अभी। वेस्टर्न साइड में आपका कोस्टल रीजन है, और उसके बाद आपका अरेबियन सी आ जाता है, ठीक। तो ये वेस्टर्न पेनिनसुला का पार्ट है। किसके स्टेट में? ये मैंने आपको बता दिया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। फिर इसका जो एक्सटेंशन मैंने बताया, तापी रिवर से लेके और आपका कन्याकुमारी तक। अब यहाँ पे क्या याद करना है आपको? कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी याद कर पा रहे हो आपको? जब मैंने इंडिया एक्सट्रीम पॉइंट डिस्कस किया था तो कन्याकुमारी क्या था आपका? कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड, ठीक है, मतलब साउदर्न मोस्ट ऑफ इंडिया क्या था आपका? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ये था आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड तो वो आपका था कन्याकुमारी, जिसका पूरा नाम क्या था? केप कोमोरिन। ये सब आपको याद करना, रिकॉल करना है, क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ये फर्स्ट लेक्चर का ही है, तो आपको ऐसे रिवाइज भी होता जाएगा, रिकॉल भी होता जाएगा, ठीक। उसके बाद दे एक्सटेंड, इनका जो एक्सटेंट है वो 1600 किलोमीटर के राउंड है। मतलब अगर आप ये एक्सटेंट लोगे, ठीक है, ये जैसे अगर आपका इंडिया का है, इंडियन पेनिनसुला है, तो आपका वेस्टर्न घाट आपके गुजरात से शुरू होता है, तो यहां से आपके ये जो एक्सटेंट है ये आपका 1600 किलोमीटर का है। और वेस्टर्न घाट्स थोड़े कंटिन्यूअस टाइप में, ठीक है, बहुत कम गैप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि ईस्टर्न घाट में आप देखोगे ऑपोजिट है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है आपका? अनाईमुडी है, ठीक है, अनाईमुडी जो आपके अनाईमली मतलब जो अनाईमली हिल्स वगैरह उसके उस पे जो अनाईमुडी पीक है, इसका हाइट देख लो आप 2695 मीटर इन, और प्रेजेंट कहाँ पे है? ये केरला में। तो आप देखो अनाईमुडी जो है ना वो सिर्फ आपके वेस्टर्न घाट का ही हाईएस्ट पीक नहीं है, ये पूरे इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का हाईएस्ट पीक है। इसका हाइट से आप अंदाजा लगा लिए होगे, क्योंकि अरावली वगैरह का देखिए, अरावली का कितना हाइट था? 1700 मीटर, ठीक है, बाकी विंध्या सतपुरा का तो उससे कम ही था, और उसके बाद वेस्टर्न घाट में अनाईमुडी 2695 मीटर, मतलब ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये भी फैक्ट साथ के साथ याद कर लेना। ये यहाँ लिखा भी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। और इट इज पार्ट ऑफ 3 हिल्स, अन्नामलाई फ्रॉम नॉर्थ, पलानी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड कार्डामोम फ्रॉम साउथ। कार्डामोम हिल्स वगैरह इस सब का लोकेशन हम देखेंगे। अब देखो कुछ फीचर्स देखना हमें वेस्टर्न घाट का, ठीक है। तो इसका जो एलिवेशन है,
एवरेज एलिवेशन, इधर जो 1000 मीटर बात करें तो अभी बोलोगे तुम कि हाईएस्ट पीक अभी तो आपने मतलब 2500 मीटर के अराउंड बताया और इधर 1000 मीटर, तो ये एवरेज एलिवेशन है, हर जगह तो उतना ऊंचा नहीं होगा ना। तो एवरेज एलिवेशन जो है 1000 मीटर फ्रॉम वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, मैंने बताया उसके वेस्ट में कोस्टल प्लेन्स है। फिर हाइड्रोलॉजिकल रोल, तो देखो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ना जो न्यूमरस रिवर है, मतलब मोस्ट ऑफ द रिवर्स है ना, वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक। तो इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अब इसका देखो, इसका फॉर्मेशन जो है ना वो बाकी जो माउंटेन रेंजेस इंडिया में प्रेजेंट है उनके तरीके, उनका मतलब उनके जैसा नहीं है। तो इनको तो हम बोलते हैं कि दे आर नॉट रियल माउंटेन्स, ठीक। तो ये वर्ड से आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये माउंटेन जो फॉर्मिंग प्रोसेस होता है ना उस तरीके से ये नहीं बने। ये क्या है, जो डेक्कन प्लेट्यू आपका फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था डेक्कन प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू का ही जो वेस्टर्न एज है ना वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड था, ऐसे मैंने बताया था ना, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। उसका साउदर्न पार्ट भी थोड़ा अपलिफ्टेड था और वेस्टर्न पार्ट भी थोड़ा अपलिफ्टेड था, तभी तो सारी रिवर जो है आपकी ईस्टर्न साइड में ड्रेन कर रही थी। तो जो वेस्टर्न घाट है ना वो डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन बताया जाता है एज पर वेरियस ज्योग्राफर्स, एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता अभी, ठीक है। तो एज पर वेरियस ज्योग्राफर्स, वेरियस साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जो ये जो वेस्टर्न घाट है ये आपका नॉर्मल माउंटेन के तरीके, नॉर्मल माउंटेन की तरह नहीं है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का ही जो वेस्टर्न एज है, ठीक है, उसी को हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। तो वेस्टर्न एज डेक्कन प्लेट्यू का थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। तो दे आर नॉट रियल माउंटेन्स बट दे आर फॉल्टेड एजेस ऑफ अप्रेस्ड प्लेट्यू। अब आपको फॉर्मेशन याद रखना है क्या? नहीं, ना विंध्या का याद रखना, ना सतपुरा का याद रखना, हिमालय का जो याद रखना था वो मैंने बता दिया था। बाकी इन सब का आपसे फॉर्मेशन कभी नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट आज तक खोज ही नहीं हुआ है, तो यूपीएससी भी कहाँ से लाएगा, क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो इसका बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर आपका टोपोग्राफिक वेरिएशन, तो ये आपको पता ही होगा, वेस्टर्न घाट्स आर मोर एलिवेटेड इन, अभी मैंने डिस्कस किया कि साउथ में मोर एलिवेटेड है और नॉर्थ में थोड़े कम है। तो अब ये लॉजिक, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन रट ली है, लाइन कभी रट ही नहीं सकते हो आप। डायरेक्ट जब भी ऐसा स्टेटमेंट आया आप डायरेक्ट फॉर्मेशन पे जाओ। फॉर्मेशन हुआ था तो मैं हर लेक्चर में एक दो बार ये रिपीट कर ही देता हूं कि जो हमारा इंडिया का शेप कैसे है, कि जो साउदर्न पेनिनसुला है वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, जो नॉर्दर्न है थोड़ा सिंक्ड है, फिर हिमालय आपका अपलिफ्टेड है, बीच में आपका जो डिप्रेशन है उसी में आपका नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये चीज याद रखना है। फिर थोड़ा सा वेस्टर्न साइड से उठा हुआ है, ईस्टर्न साइड में थोड़ा टिल्ट है, तभी जो मोस्टली रिवर है, मेजर रिवर्स है जो इंडिया के, वो सारे कहाँ ड्रेन होते हैं? बे ऑफ बंगाल में होते हैं। बहुत गिने चुने रिवर्स होते हैं जो कि आपके अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं, ठीक। तो ये सब लॉजिक आपको याद रखना है, ये सब आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका अब वेस्टर्न घाट्स के थोड़े डिटेल में देखते हैं। हमने बेसिक फीचर्स देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में इसलिए देखना जरूरी क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। तो अब देखो, वेस्टर्न घाट्स को ना हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सेक्शन और साउदर्न सेक्शन। अब हम एक एक सेक्शन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि आपको ओरिजिनल गूगल मैप पे ना सबका लोकेशन दिखाऊंगा, तो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। तो देखो, वेस्टर्न घाट है, ऐसे समझ जाओ, ये आपका यहाँ इमेज मैंने दे रखा है, तो ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो मैंने कहा बताया, ये तापी से लेके कन्याकुमारी तक है, यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, ठीक। अब देखो, जो नॉर्दर्न सेक्शन है, नॉर्दर्न सेक्शन क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंड्स फ्रॉम तापी टू नॉर्थ ऑफ गोवा, मतलब गोवा आपका ये रहा, तो यहां से लेके यहां तक आपका है जो नॉर्दर्न सेक्शन है, एनएस, ठीक। फिर मिडिल सेक्शन आपका कहां है? एक्सटेंड्स फ्रॉम 60 डिग्रीज नॉर्थ टिल नीलगिरीज, तो नीलगिरीज आपका यहां पे है, तो यहां से लेके जो यहां तक आपका क्या है? मिडिल सेक्शन है। और उसके बाद यहां से जो है आपका, ये आपका साउदर्न सेक्शन है, एसएस, एमएस और एनएस। तो मैप से आपको आइडिया लग रहा होगा, बाकी अभी मैं दिखाऊंगा, भी ओरिजिनल मैप पे ही दिखाऊंगा। तो अब एक एक करके देखते हैं इसका। तो नॉर्दर्न सेक्शन का एक्सटेंशन देख लिया हमने, इट इज मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल शीट्स नोन एज डेक्कन ट्रैप, ठीक है। उसके बाद माउंट कलसुबाई इसका हाईएस्ट पीक है। तो अब सेक्शन वाइज भी हाईएस्ट पीक आप याद कर लेना। तो जो वेस्टर्न घाट का तो पूरे हाईएस्ट पीक क्या था? अनाईमुडी था, लेकिन अब हम अगर सेक्शन वाइज देख रहे हैं तो यूपीएससी को घुमाना होगा तो यही घुमाएगा। तो पूछ सकते हैं नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है? तो आप यह क्या याद रखोगे? माउंट कलसुबाई, ठीक। अब मिडिल सेक्शन में आते हैं। मिडिल सेक्शन का मैंने बता दिया, नीलगिरीज तक एक्सटेंशन है इसका। एवरेज हाइट क्या है? 1200 से 1500 मीटर, मतलब जो वेस्टर्न घाट का एवरेज हाइट होगा उसी के अराउंड होगा। तो 1000 मीटर वेस्टर्न घाट का था, तो मिडिल सेक्शन का भी आपका, और मिडिल सेक्शन ही सबसे ज्यादा उठा होगा, साउदर्न सेक्शन सबसे ज्यादा, फिर ऐसे नीचे मिडिल, ठीक है, और नॉर्दर्न सेक्शन की थोड़ी कम एवरेज हाइट होगी। तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है मुल्यानगिरी, ठीक, ये याद रखना। मुल्यानगिरी आपका कहाँ है? चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक।
तो ऐसे ही पूछ सकता है। तो मुल्लानगिरी आपके मिडिल सेक्शन का हाईएस्ट पीक है। अब यहाँ पे इस रीजन में क्या क्या मिलते हैं और जो फेमस जगह है वो मैं साथ के साथ लिख दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो जो बाबा बुदान हिल्स आपने बहुत बार सुना भी होगा, तो बाबा बुदान हिल्स जो है ना आपके मुल्लानगिरी मतलब चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है। और यहीं पे आपका कॉफी बहुत फेमस है कॉफी कल्टिवेशन के लिए। तो इंडिया में 2 टाइप की कॉफी पाई जाती है, ये सब आप स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, अरेबिका रोबस्टा। तो मतलब जो कॉफी कल्टीवेशन होता है बाबा बुडान हिल्स में बहुत फेमस है। बाबा बुडान हिल्स जो है कॉफी कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है और आयरन ओर भी मिलता है। फिर तीसरा ये देखो गेरोसप्पा जोग वाटरफॉल्स, ये तो यूपीएससी 2-3 बार मेरे को लग रहा है पूछ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। गेरोसप्पा और सराव इवन 2024 के प्रीलिम्स में इससे पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो ये जो गेरोसप्पा जोग वाटरफॉल्स है ना, ये किसके ऊपर है, शारावती रिवर पे। तो ये मैच द फॉलोइंग में आया था, तो ये यहां याद कर लो। और ये भी चीज कहां पे आपके मिडिल सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो मिडिल सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट में हमने क्या क्या देखा, और लास्ट पॉइंट ये भी देख लो पहले, उसके बाद हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। तो कावेरी जो रिवर है, कावेरी रिवर आपका कहां से ओरिजिनेट होता है, जो तल कावेरी लेक है। और तल कावेरी लेक आपका कहां पे है, ब्रह्मगिरी हिल्स में, ठीक है। और जो ये ब्रह्मगिरी हिल्स है ये भी आपके कहां है, इसी के आसपास है, ठीक है, मिडिल सेक्शन में ही। तो ऑब्वियसली बात है मिडिल सेक्शन का बात करें तो जितना भी मैंने फीचर्स मेंशन किया ये सब कहां पे आपको मिलेंगे, मिडिल सेक्शन में। तो मिडिल सेक्शन में आपको क्या क्या याद रखना है, उसका एक्सटेंट याद रखना है, कहां तक, नीलगिरी तक है, ठीक है। उसके बाद आपका एवरेज हाइट है 1200 से 1500 मीटर। हाईएस्ट पीक क्या है आपका, मुल्लानगिरी, कहां पे, किस में, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहीं पे आपका बाबा बुदान हिल्स है। बाबा बुदान हिल्स इज फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन एंड आयरन ओर। फिर आपको देखना गेरोसप्पा वाटरफॉल, जोग वाटर, जिसको जोग वाटरफॉल से भी जानते हैं, ये किस नदी के ऊपर है, शारावती रिवर के ऊपर है, ठीक है। उसका लास्ट आपको पॉइंट देखना कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तल कावेरी लेक से, जो कि कहां पे आपका ब्रह्मगिरी हिल्स में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे याद करने हैं। तो नॉर्दर्न का देख दिया, मिडिल का देख लिया, अब हम देखते हैं साउदर्न का। तो जो साउदर्न पार्ट है ना, रेफर टू एज साउदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो जो हमने हाईएस्ट पीक देखा ना अनाईमुडी, वो आपके साउदर्न सेक्शन में ही प्रेजेंट है। तो क्यों है साउदर्न सेक्शन में ही प्रेजेंट हाईएस्ट पीक, इसका भी रीजन सेम, क्योंकि हमारा साउदर्न जो है इंडियन पेनिनसुला का वो ज्यादा एलिवेटेड है एज कंपैरिजन टू नॉर्दर्न सेक्शन, ठीक। तो इंक्लूड्स द हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स अनाईमुडी। और इसकी हाइट देख लो 2695, ये तो आपको याद रखना ही है, 26,2695 मीटर के अराउंड, ठीक है। और ये पेनिनसुला का भी सबसे हाईएस्ट है। बाकी और कौन कौन से हिल है इसमें, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। कार्डमम हिल्स भी बहुत ज्यादा फेमस है और ये भी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे वेस्टर्न घाट के पार्ट है। और यहाँ पे जो आपको कौन से मिलते हैं, 16 ग्रासलैंड मिलते हैं। तो अभी मैं 16 ग्रासलैंड को नीलगिरी में भी कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपने सेक्शन वाइज देख लिया। अब ना हम थोड़ा इसको मैप में देखते हैं इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा जो कि कोई नहीं बताता, आप, ठीक है, आप कहीं भी सर्च करो आपको नहीं मिलेगा, ये चीज बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो जो नीलगिरी है, ठीक, नीलगिरी इज काइंड ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। और जो अन्नाईमुडी पीक है, इसके लोकेशन में लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन होती है। तो हम एक बार ना गूगल मैप से उसका लोकेशन देख लेते हैं। तो नीलगिरी आपका जो है वो आपका इस मीटिंग पॉइंट है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का, उसके नीचे है आपका अन्नाईमुडी, ठीक। तो एक बार हम गूगल मैप से थोड़ा मैप वर्क करते हैं इसका वेस्टर्न घाट का, उसके बाद आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस वगैरह। तो देखो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको मैप से दिखाता हूं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और फिर हम साउदर्न की तरफ ले जाके और यहाँ पे जूम इन करते हैं। तो ये जूम इन किया, तो आई होप आप लोग को दिख रहा होगा मैप, ठीक है। अब देखो ये जो आपका सेक्शन है, हमने कहाँ बताया, गुजरात से बताया, ठीक है। तो ये जो आपका सेक्शन है, मेरे पेन को देखना और आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा ये। तो ये सारा आपका वेस्टर्न घाट का ही रीजन है, ठीक। आप थोड़ा और नीचे जाते हो, थोड़ा और नीचे जाओ, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई देता हूँ, जो अन्नाईमुडी का लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। तो देखो जो अन्नाईमुडी का लोकेशन है, ये देखो, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है। इसको आप थोड़ा जूम आउट करते हैं, छोटा, तब आपको एग्जैक्ट आइडिया लगे। हाँ, अब देखो ये हमारा इंडिया, ठीक। आपका नीलगिरी कहाँ था, आपका नीलगिरी ये रहा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपका अन्नाईमुडी है, यहाँ पे आपका नीलगिरी है, यहाँ पे, और उसके नीचे है आपका साउदर्न सेक्शन, यहाँ पे आपका अन्नाईमुडी है। अब हम अगर और कुछ कुछ फीचर्स देख लेते हैं,
ठीक है। तो जैसे आप मैप देखते हो ना, गूगल मैप खोलोगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे दिखेगी, जैसे ये देखो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक, ये दिख रहा होगा आपको मैप में, ठीक। उसके बाद आपको ऐसी मैप वर्क करना होता है। अब जो आपका नीलगिरी है, ठीक, नीलगिरी के ऊपर ही आपको देखो ऊटी दिख रहा है, ऊटी जो है आपका नीलगिरी में ही है, ठीक। तो ये ऊटी दिख रहा होगा, देखो मेरे मेरे पेन को देखो, ये रहा, ये आपका ऊटी है। फिर आपका ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, उसके ऊपर है आपका बांदीपुर, तो बांदीपुर आपका कर्नाटका में है, तो बांदीपुर के ऊपर है फिर ये देखो नागरहोल टाइगर रिजर्व, और उसके बाद यहाँ ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाला जो मैंने ब्रह्मगिरी हिल्स बताया जहां से आपकी कावेरी ओरिजिनेट हो रही है। तो ये देख लो, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये एनवायरमेंट का सेक्शन, लेकिन आप मैप खोल ही लिया है तो ये सारी भी चीजें देख लो तो आपको याद रहेगा। इसका भी नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस अरेंज करने दे देते हैं। तो ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये नागरहोल हो गया, नागरहोल के नीचे बांदीपुर है, ठीक है। उसके बाद ये मुद्दुमलाई और ये आपका ऊटी वाला रीजन जो कि बहुत ही प्यारा है। और उसके बाद नीचे इधर कोयम्बटूर देख रहे होगे, तो कोयम्बटूर देख रहे होगे थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में, मतलब ये ना थोड़ा ड्रॉट प्रोन रीजन है। अब ड्रॉट प्रोन रीजन क्यों है कोयम्बटूर? है तो वेस्टर्न घाट के पास, लेकिन वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में है। तो मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में आपको कि इस वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में तो डेंस, अच्छे खासे डेंस वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। लेकिन जो ईस्टर्न साइड है वो उसको हम बोलते हैं रेन शैडो जोन, ठीक है, लीवार्ड साइड। क्यों? उसका रीजन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वहां पे क्योंकि बारिश कम होती है, दैट्स व्हाई इट इज ड्रॉट प्रोन एरिया। तो जो आपका कोयम्बटूर वाला रीजन है, कोयम्बटूर आपका है तमिलनाडु में, ठीक है, तो कोयम्बटूर वाला रीजन जो है आपका थोड़ा सेमी एरिड एरिया, देखो इधर आपको लेस वेजिटेशन दिख रही होगी, ठीक। तो मैप से आपको क्लियर हो गया होगा। और ये आपका देखो कितना घना है वेस्टर्न घाट वाला। तो हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, ये मैप वर्क करा दिया मैंने आपको। लोकेशन आप याद रखना कि जो अनाईमुडी है वो नीलगिरी के नीचे, नीलगिरी यहाँ पे है ऊटी के पास, ठीक है, और अनाईमुडी यहाँ पे। नीलगिरी में जाके आपके ईस्टर्न घाट यहाँ से आता है, वेस्टर्न घाट यहाँ से आता है और नीलगिरी में जाके मिलता है। तो ये सारे मैप आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब हम नीलगिरी को भी अच्छे से देख लेते हैं, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है आपका, ठीक है। तो नीलगिरी से भी क्वेश्चन बनते हैं और नीलगिरी से जो भी रिलेटेड चीजें हम यहीं के यहीं देख लेंगे, ठीक। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना, जब आप चीजें पढ़ते हो ना तो ऐसे रिलेट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए वे ऑफ स्टडी कि साथ के साथ आप इंटरलिंकेजेस डेवलप करो, बेसिक्स जो भी आपने पढ़ रखा है और वहीं के वहीं याद करते जाओ चीजों को। तो नीलगिरी मेंशन किया था, नीलगिरी एक चीज याद रखना, ये जो है मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है, लाइज इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो आपके 3 स्टेट में नीलगिरी लाई कर रहा है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है और कर्नाटका में भी, मतलब जो उसका एक्सटेंट फैला हुआ है, ठीक। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया। और मैंने बताया ऊटी, ऊटी इज वेरी फेमस प्लेस, ठीक है, हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर जगह है वहां। तो ये देखो कुछ इमेजेस है, तो ऊटी में ये सारे टी गार्डन्स है, ठीक, ये भी ऊटी का ही है। तो ये सारे जो व्यू है ऊटी के व्यू, आप देखो कितना प्यारा है। उसके बाद जो नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या है आपका? डोडा बेटा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी आपसे, यही सब चीजें ध्यान रखना है। तो डोडा बेटा का आप हाइट देख रहे हो 2637 और हमने अनाईमुडी का कितना देखा था? अनाईमुडी का देखा था अराउंड 2695 मीटर, ठीक है। तो अनाईमुडी आपका क्या था? हाईएस्ट पीक ऑफ था, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट और हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पूरा पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक था वो। जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा किसका हाईएस्ट पीक है? नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है, लेकिन पूरे पेनिनसुलर इंडिया का ये सेकंड हाईएस्ट है। मतलब देखो बहुत कम डिफरेंस है, ये 2695 है और ये 2637 है, ठीक। तो ये कंफ्यूज मत करना। तो अगर पूछेगा कि नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या है तो डोडा बेटा, अगर वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक पूछेगा तो वो क्या है? अनाईमुडी। लोकेशन मैंने आपको क्लियर इसलिए कराया मैप पे। उसके बाद जो नीलगिरी का जो एवरेज एरिया कवर करता है 2600 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर पाए जाते हैं। जब आप ऊटी घूमने जाओगे ना, ऊटी जाओगे घूमने तो वहां पे देखोगे शोला ग्रासलैंड मिलता है आपको, ठीक है, यूक्लिप्टस के प्लांट मिलते हैं। तो देखो शोला जो ग्रासलैंड है ना, शोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? नीलगिरी तहर के लिए, मतलब उनका काइंड ऑफ खाने में उनका फूड होता है ये शोला ग्रासलैंड। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ यूक्लिप्टस, यूक्लिप्टस की ट्री आपने देखा होगा या नहीं तो आप एक बार गूगल पे सर्च करना तो आपको इमेज दिख जाएगी यूक्लिप्टस की। तो यूक्लिप्टस जो होता है ना, स्पेलिंग में भी रॉन्ग हो सकता है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल नेम है। तो यूक्लिप्टस का जो प्लांट होता है ये लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो इनके वजह से क्या हो रहा है ना कि शोला ग्रासलैंड कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो यूक्लिप्टस हैं दे आर इन्वेजिव स्पीसीज। तो इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हो इन्वेजिव स्पीसीज, तो इनके वजह से शोला ग्रासलैंड कम हो गया। अब शोला ग्रासलैंड कम हो गया मतलब किसी का तुम खाना छीन लोगे तो उस पर जो डिपेंडेंट
ऑर्गेनिज्म है उस पर जो डिपेंडेंट फौना है, ठीक है, उसकी भी तो आबादी कम होगी ना। तो जो इस पे डिपेंडेंट फौना कौन है? नीलगिरी तहर। ये देखो इमेज नीलगिरी तहर की, ये दिख रहा होगा आपको नीचे। तो नीलगिरी तहर की भी ना जनसंख्या कम होने लगी है, मतलब ये धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि शोला ग्रासलैंड कम हो रहा है। शोला ग्रासलैंड क्यों कम हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूक्लिप्टस, जो कि इन्वेजिव स्पीसीज है। तो मतलब जो यूक्लिप्टस है इट इज थ्रेट टू नीलगिरी तहर। तो नीलगिरी तहर आपका, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हो इंडेंजर्ड है, तो आप यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप याद रख सकते हो। ठीक, तो ये सारी बेसिक चीज आपको याद रखना है। शोला ग्रासलैंड, यूक्लिप्टस, नीलगिरी तहार, मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, फिर डोडा बेटा इसका हाईएस्ट पीक है, ठीक है, और ये मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट है। ये सारी चीजें आपको नीलगिरी में याद रखना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार इसका। अब हम बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की ओर। अब हम साथ के साथ कुछ हिल स्टेशन भी देख लेते हैं। तो मैंने ऊटी आपको बताया, ऊटी एक हिल स्टेशन है, ठीक है। मैंने बताया ना वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने उसको इतने डिटेल में कवर करा है। आपको जो रिलेटेड मैप वर्क था वो भी करवा दिया, सेक्शन वाइज आपको डिटेलिंग भी करा दी। अब वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, मुन्नार है जो केरला में, ऊटी है, कोडाईकनाल है, महाबलेश्वर है। प्रोनाउंसिएशन में अगर मेरी मतलब पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो कुछ तो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा साउदर्न स्टेट के नेम है तो इसलिए दिक्कत होती है बहुत बार। बाकी इंपॉर्टेंट पासेस आप देख लो। तो अब इन पासेस का भी आपको लोकेशन देखना है। थालघाट, भोरघाट और पालघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी इसका लोकेशन मैं आपको अभी मार्क करता हूँ, इंडियन मैप में मार्क करके दिखाता हूँ। तो मैंने जब हिमालय कराया था तो वहाँ पे कुछ माउंटेन पासेस करवाया था, तो वो आपने याद कर लिया होगा। वेस्टर्न घाट में कुछ पासेस प्रेजेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो आप याद कर लो। तो पहला जो है आपका थालघाट है, ठीक, ये पास किसके किसके बीच में? आपके मुंबई और नासिक के बीच में, ठीक। फिर है आपका भोरघाट, ये किसके किसके बीच में? मुंबई और पुणे के बीच में। और उसके बाद आपका है पालघाट। तो पालघाट जो है ना, इसी को हम बोलते हैं पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है। और ये आपके जो वेस्टर्न घाट के नॉर्दर्न और मिडिल सेक्शन है उसको सेपरेट करता है साउदर्न सेक्शन से, ठीक। और एक चीज मैं और बताया नहीं आपको, वेस्टर्न घाट को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? शायद्री, शायद्री, ठीक है। तो जो वीडियो को बीच में छोड़ के भागे होंगे तो वो सोच रहे होंगे अरे ये सर ने ये चीज़ नहीं बताया था, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो, फॉलो करो, तो बीच बीच में जो भी डिटेलिंग छुट्टी होगी वो कवर कराते जाता हूँ मैं साथ के साथ। तो शायद्री, इसको मतलब दूसरे नाम से अगर शायद्री भी आता है तो वो वेस्टर्न घाट का ही दूसरा नेम है, लोकल नेम है, ठीक है। तो जो आपके मेन शायद्री रेंज है जो आपका, ठीक है, तो जो पालघाट, जो ये पलक्कड़ गैप है, ठीक है, ये बीच में पलक्कड़ गैप है ये, ठीक है, पीजी लिख देता हूं मैं, आप समझ जाना पीजी। और ये किसको डिवाइड करता है? आपके साउदर्न सेक्शन, साउदर्न सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। मतलब अगर मैप में अगर देखते तुम तो जो नीलगिरी था, ठीक है, नीलगिरी तक हमने क्या बताया था? मिडिल सेक्शन था, और नीलगिरी के बाद आपका क्या था? वेस्ट, ये साउदर्न सेक्शन था, वहीं पे आपका नाईमुड़ी था। तो नीलगिरी तक, मतलब नीलगिरी के ऊपर वाला जो वेस्टर्न घाट का प्रेजेंट है, मतलब पास ये माउंटेन प्रेजेंट है, और नीचे जो साउदर्न सेक्शन है उसको जो डिवाइड कर रहा है वो है पालघाट आपका, ठीक। तो ये याद रखना। बाकी इनका लोकेशन हम मैप में ही देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, ये आपका, तो यहाँ पे मुंबई है, ठीक, यहाँ पे मुंबई। तो जो महाराष्ट्र वाले होंगे बताना आप, ये मुंबई, यहाँ पे आपका नासिक है, और यहाँ पे आपका पुणे है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट है ये आपका क्या है? तालघाट। और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? मुंबई और पुणे के बीच में यहाँ पे है आपका बोरघाट। और आपका नीलगिरी यहाँ तक था, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट का एक्सटेंड था। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पलक्कड़, मतलब पालघाट, ठीक। तो फिर से देख लो, मुंबई नासिक के बीच में आपका थालघाट, THALGHAT, थालघाट। फिर मुंबई और पुणे के बीच में बोरघाट। और उसके बाद आपका मेन सह्याद्री रेंज से आपका साउदर्न जो आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट है उसको कौन कर रहा है? पलक्कड़ गैप, ठीक है। ये कोची प्लस कोयम्बटूर, कोची आपका केरला में,
कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में, साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन सह्याद्री रेंज। ठीक है, बाकी आप गूगल मैप पे जाके इसका लोकेशन देख लेना, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, तो जैसे बाकी माउंटेन रेंजेस का था, इसका भी बहुत कॉमन ही होगा, लेकिन ये एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हमारे इंडिया में 4 ही इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। क्या होते हैं इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? इन्वायरमेंट जब आप पढ़ना तब करना, हर चीज़ में यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एंड बायोडाइवर्स रीजन इन द वर्ल्ड, इसका मतलब जो भी यहाँ पे स्पीसीज पाए जाते हैं दे आर एंडेमिक टू दैट प्लेस। फिर मॉनसून बैरियर है। अब देखो वेस्टर्न घाट का ना बहुत बड़ा रोल होता है मॉनसून में, तो जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून होता है तो वो वेस्टर्न घाट से आता है और आप उसके ये विंडवर्ड साइड में बारिश हो जाता है, इसलिए आपका वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है, और लीवर्ड साइड में आपका सेमी ड्रॉट रीजन है। उसके बाद जो गैप्स प्रेजेंट है ना, वहां से वो एंटर करता है मेनलैंड इंडिया में, और एक ब्रांच जो होता है, मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून आपका आ रहा है यहाँ से, तो कुछ तो यहाँ पे आपके गैप से प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो यहीं पे आपके कर्नाटका वाले रीजन में मैंगो शावर लाता है, केरला वाले रीजन में आपके चेरी ब्लॉसम लाता है, इसी को सेम हम जब बंगाल में जाते हैं तो काल बैसाखी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ आप पढ़ोगे, इंडियन क्लाइमेट पढ़ोगे ना, सारी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। और एक ब्रांच तो इधर जाता है, एक ब्रांच इधर जाता है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल से, ये बे ऑफ बंगाल है आपका, ये अरेबियन सी है, और यहाँ से उसके बाद एक मेनलैंड इंडिया में एंटर कर जाता है, और एक आपके जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे एंटर कर जाता है। तो ये आपका साउथ वेस्ट मानसून का है। तो वेस्टर्न घाट आपका क्या कर रहा है कि एक बैरियर क्रिएट कर रहा है साउथ वेस्ट मानसून का। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को फॉर इट्स रिच फ्लोरा एंड फौना। और हमारा ये क्या बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसका था? नीलगिरी। ठीक है, तो वो भी याद रखना। फिर रेन शेडो इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया। लीवर्ड स्लोप, ये लीवर्ड स्लोप को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, तो आप लास्ट लेक्चर को जाके एक बार दोबारा से देख लेना। ओरोग्राफी के सारे टर्म मैंने मेंशन किए थे। अब हम अपने नई टॉपिक की तरफ आते हैं, ईस्टर्न घाट्स। तो अब हम नया टॉपिक देखते हैं, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट हमने देख लिया, अब ईस्टर्न घाट में देखेंगे कि कैसे डिफरेंट है वेस्टर्न घाट से और कहाँ प्रेजेंट है, क्या इसका लोकेशन है। तो सबसे पहले इसका एक्सटेंट देख लेते हैं हम। तो एक्सटेंट ईस्टर्न साइड में ही है, नाम से पता लग रहा है। ठीक है, तो ये मैप में देख रहे होगे आप, ये वाला, ये आपका ईस्टर्न घाट है। अब ईस्टर्न घाट जो है ना, वो आपका वेस्टर्न घाट जैसे कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब वेस्टर्न घाट आपका कंटिन्यूअस था। ठीक है, बहुत कम गैप थे, एक ही दो गैप आप देख रहे थे। लेकिन ईस्टर्न घाट है ना, मतलब समझो कि कुछ रीजन यहां तक है, फिर बीच में पूरा गायब है, फिर यहां तक है, ऐसे करके मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, वेस्टर्न घाट जैसे कंटिन्यूअस रीजन नहीं है। और ये आके कहां मीट कर रहा था वेस्टर्न घाट से? नीलगिरी पे। फिर इसकी जो एवरेज एलिवेशन भी है वो भी वेस्टर्न घाट के मुकाबले कम है। ठीक, तो यहां पे देख लेते हैं इसका जो लोकेशन है, कहां से शुरू होता है, ये ओडिशा से आपके, ठीक है, और कहां तक है आपका? तमिलनाडु तक। तो ये आपका तमिलनाडु, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, और यहाँ पे आपका ओडिशा है। ठीक है, तो द ईस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पेनिनसुला अलोंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक, दे रन पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल। यहाँ आपका ये बे ऑफ बंगाल है, स्ट्रेच फ्रॉम ओडिशा इन नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। अब देखो इसका जो डिस्टेंस था वेस्टर्न घाट का हमने देखा था 1600 किलोमीटर का एक्सटेंट था, इसका है जो 1700 किलोमीटर का एक्सटेंट है, और ये सारे अप्रॉक्स वैल्यू होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक, और इसका अगर रिवर वाइज पूछे, हमने अगर स्टेट वाइज एक्सटेंट देखा तो ओडिशा से आपका तमिलनाडु देखा है। ठीक है, अगर रिवर वाइज पूछे तो ईस्टर्न घाट किसके बीच में लाई करता है? महानदी रिवर, जो कि ओडिशा में है आपके। ठीक है, टू वाईगाई रिवर, तो वाईगाई रिवर जो है आपका, ये आपका यहाँ पे कहीं तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसके बीच का जो रीजन है ईस्टर्न घाट वाला रीजन है। अब हम एक एक करके इसका फीचर देखते हैं, फीचर्स ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब देखो जो इसका एवरेज एलिवेशन है, ये देखो 610 मीटर। वेस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन क्या था? 1000 मीटर के राउंड। इसका एवरेज एलिवेशन क्या है आपका? 610 मीटर, मतलब ये कम एलिवेशन वाला है। ठीक, हाईएस्ट पीक इसका क्या है? अब देखो यहां पे जो है कंफ्यूजिंग पॉइंट है, और ये बहुत बार, क्योंकि एक बार सवाल पूछा गया था, ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन में ना हाईएस्ट पीक ये दिया ही नहीं था, लेकिन ऑप्शन में क्या था आपका? महेंद्रगिरी। तो उसके बाद से लोगों ने क्या याद कर लिया कि जो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है ना, वो महेंद्रगिरी है, लेकिन ये गलत है। उस दिन मतलब वो जो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में,
उसमें सिर्फ महेंद्रगिरी ही ऑप्शन में था, बाकी और 3 माउंटेन थे जो कि उससे कम हाइट के थे। तो इसीलिए उसमें उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट था वो था महेंद्रगिरी। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए और ऑप्शन में जिंदागढ़ हो तो हाईएस्ट पीक जो है ना आपका ईस्टर्न घाट का वो जिंदागढ़ है। तो ये याद रखना, हाईएस्ट पीक कौन सा है? जिंदागढ़। इसका हाइट क्या है आपका? अराउंड 1690 मीटर। और जो अगर पूछेगा कि हाईएस्ट पीक इन ओडिशा, अगर ईस्टर्न घाट तो ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक है प्रेजेंट, तो ओडिशा वाला जो पोर्शन है ईस्टर्न घाट का उसमें जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, इसकी हाइट क्या है? 1501 मीटर। तो ये देखो, ये इससे कम है ना, तो ये बहुत लोग मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं। तो ये चीज आप यहां पे क्लियर कर लेना कि हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट आपका जिंदागढ़ है, ना कि आपका महेंद्रगिरी। उसके बाद इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आप देख लो, रिच इन मिनरल्स, ये तो बहुत कॉमन है। टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया था, नॉट एज कंटिन्यूअस और एज हाई एज द वेस्टर्न घाट। और जियोग्राफिक कनेक्शन क्या है? जॉइंस वेस्टर्न घाट्स इन नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी से जाके मिल जाता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो ईस्टर्न घाट में जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है इंडियन पेनिनसुला का, जो कि लाइफलाइन है। ठीक है, जो हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं उनका लाइफलाइन कहा जाता है। वो सारे रिवर्स ना आपके जाके ड्रेन तो होते हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, मोस्टली रिवर्स जो है तो ईस्टर्न घाट से ही होके जाते हैं। तो आप देख लो, रिवर क्रॉसिंग द ईस्टर्न घाट्स, महानदी। ठीक है, इसी पे आपका कौन सा डैम है? हीराकुड डैम भी है। ठीक है, जो लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वाईगई जो कि तमिलनाडु में। तो ये सारे रिवर जो है इंपॉर्टेंट रिवर है, बाकी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रिवर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो सब इसी से रिलेटेड है। कावेरी आपको पता है, कावेरी इशू भी काफी न्यूज में रहा है, तो अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कावेरी इशू को भी देख लेना। फिर नोटेबल हिल्स एंड रेंजेस आपका शेषाचलम। ठीक है, अब ये देखो इस नाम से आपको याद आ रहा है शेषाचलम से कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप? अभी मतलब काफी फेमस मूवी आई है पुष्पा 2, तो उसमें पुष्पा 2 में जब रेड सैंडर्स का जो तस्करी होता है तो वो रेड सैंडर्स कहाँ से लाए जाते हैं? आपके वो लाया जाता है आपके शेषाचलम हिल्स से, जो कि किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट्स का। तो देखो कैसे मूवी भी, अगर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होगा ना तो आपको मूवी भी बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, शेषाचलम अब आप कभी भूलोगे नहीं, इसको पुष्पा 2 से याद रखना कि शेषाचलम की घाटी में यहाँ पे क्या मिलते हैं? फेमस फॉर रेड सैंडर्स, लाल चंदन की लकड़ी। और इसका यूज ये बहुत ज्यादा मतलब तस्करी होता है इसका चाइना और नॉर्थ ईस्टर्न, सॉरी जो साउदर्न ईस्टर्न आपके हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जापान वगैरह, इंडोनेशिया, ये सब जगह बहुत ज़्यादा इसका तस्करी होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे मेडिकल जो बोलते हैं ना मेडिकल मेडिसिन वगैरह बनती है इससे, और भी बहुत सारी यूजेस होती है इसकी। फिर अब देखो माउंटेन जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है, नॉर्दर्न सिरकार, नल्ला मलाई, वेल्लीकोंडा, पालाकोंडा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना राइमिंग से। तो पहला आपका नॉर्दर्न सिरकार है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपका ओडिशा में। ये सब ईस्टर्न घाट के ही हिल्स है, तो हिल्स भी पूछता है ना डायरेक्ट एग्जाम में, तो इसलिए आपको जो नोटेबल हिल्स है, जो इंपॉर्टेंट हिल्स है, उसको याद रखना है। तो ईस्टर्न घाट के नोटेबल हिल में सबसे पहला आता है नॉर्दर्न सिरकार, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? ओडिशा में प्रेजेंट है। फिर आपका नल्ला मलाई, वेल्लीकोंडा, पालाकोंडा। ऐसे नाम कैसे राइमिंग सा लग रहा है? नल्ला मलाई, वेल्लीकोंडा, पालाकोंडा। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है एरर, लेकिन ये नाम है इसका। ये कहाँ प्रेजेंट है? आपके आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखना है। ठीक, फिर जावाड़ी, शिवरोय और पलानी, तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट है? तमिलनाडु में। आप मैप से भी एक बार जाके गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो नल्ला मलाई, वेल्लीकोंडा, पालाकोंडा आंध्र प्रदेश में, जवाड़ी, शिवरोय और पलानी आपके तमिलनाडु में। फिर आपका है पाचाई मलाई हिल्स और कैलाशगिरी हिल्स। तो ये सब आपको ध्यान में रखना, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है ईस्टर्न घाट के, तो जैसे वेस्टर्न घाट के बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन देखा था, है ना, कुन्नूर, ऊटी वगैरह, तो वैसे यहाँ पे भी है अराकू वैली, जो कि विशाखापट्टनम के आसपास है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है कॉफी कल्टीवेशन के लिए। तो अराकू वैली जो है आपका आंध्र प्रदेश में, बहुत प्यारा जगह है ये भी। पर्सनली मैं दोनों जगह विजिट किया हूँ, बहुत सुंदर है, आप भी जाओ। याराकुड तमिलनाडु। ठीक है, तो हमारा इंडिया बहुत सुंदर है, तो इसलिए इंडिया को अच्छे से एक्सप्लोर करो। फिर अब कंपैरिजन देख लेते हैं लास्ट में। ठीक है, तो अब तो जिसने अब तक लेक्चर फॉलो कर लिया होगा तो उसको आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए मतलब डिफरेंस में। तो देख लो एक दो ऐसे, ये तो डायरेक्ट पता लग जाएगा। मोर कंटिन्यूअस, हायर इन एलिवेशन, लेस कंटिन्यूअस, लोअर इन एलिवेशन। ठीक है, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बैरियर टू मॉनसून विंड, इंटरसेक्टेड बाय मेजर रिवर्स, मतलब ये बीच बीच में इंटरसेक्टेड है। फिर रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक, रिच इन मिनरल रिसोर्सेस, यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं, लेकिन एज कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, फिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और
ये नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना था। अब देखो, मैंने बताया था सबके लिए कॉमन रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ हिल रेंजेस इन इंडियन ज्योग्राफी। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो अब तक हम सब डिस्कस मतलब कर ही रहे हैं, तो वही घुमा फिरा के सारे कॉमन पॉइंट होते हैं। तो मैंने लास्ट में आपके लिए कंपाइल कर दिया है कि अगर कभी भी आए सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू, अब देखो हिल रेंजेस वगैरह हम पढ़ रहे हैं तो ये कैसे यूज हो सकता है, तो ये सब आप मेंस का जब क्वेश्चन एनालिसिस करोगे ना, तो ये डायरेक्टली पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आपको हिल की नॉलेज होगी, आपको किसी इंडिया का ज्योग्राफी का नॉलेज होगा, कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है, कहाँ पे कौन सा फीचर प्रेजेंट है, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, तो आप ना बहुत अच्छे से किसी आंसर को लिख पाते हो, क्योंकि आपको वहाँ का लोकेशन पता होता है, आपको वहाँ का लैंडफॉर्म पता होता है, वहाँ का रॉ मटेरियल्स वहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, किस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, नदी के किनारे है कि नहीं, वाटर बॉडी कोई प्रेजेंट है कि नहीं, तो इससे आप लिंक करते हो इंडस्ट्री वहाँ पे मिलता है कि नहीं, इंडस्ट्रियल लोकेशन वहाँ पे क्या क्या है, तो ऐसे करके इंटरलिंकेजेस सब बना पाते हो। तो इसलिए ज्योग्राफी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये मैंने आपको कंपाइल करके दे दिया, अगर आपको पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ हिल रेंजेस इन इंडियन ज्योग्राफी, तो देख लो क्या क्या था आपका। रीजनल क्लाइमेट वाला कॉमन पॉइंट है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करेगा ही। रिवर सिस्टम बाउंड्रीज, तो हमने हर दूसरे हिल रेंजेस में हमने देखा ही कि वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करते थे, एक्ट एज। फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट जो हमने देखा, और बाकी भी माउंटेन रेंजेस में जो फ्लोरा एंड फौना जो है वो मतलब बहुत उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हमने ईस्टर्न घाट में देखा ही। उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंडस्केप, तो बहुत कॉफ़ी वगैरह टी वगैरह की खेती जो होती है वो हिल्स वगैरह पे ही होती है, माउंटेन्स में भी होती है, ठीक है। ऊटी में भी जाओगे आप तो ऊटी में भी टी की बहुत आपको टी की खेती मिलेगी। फिर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे भी हिमालय वगैरह में आपने देखा ही था। और टूरिज्म डेस्टिनेशन मतलब घूमने फिरने का तो जगह है ही है, जिससे इससे भी इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होता है कंट्री को। तो ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंस थे। तो फाइनली आज का हमने सारा टॉपिक सक्सेसफुली कवर कर लिया है। अगर अगर मान के चलो आपने वीडियो को अब तक फॉलो किया और आपको लगता है कि कुछ पॉइंट आपको कुछ डाउट आता है, या आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, अपना फीडबैक भी देना। अब हम लास्ट में पीवाईक्यूज हमेशा की तरह देख लेते हैं। तो ये हमारा बोलते हैं ना कि गैप फिलिंग कर देता है, तो कुछ छूटा होगा तो वो पीवाईक्यूज के थ्रू भी हमें पता लग जाता है। तो एक एक करके पीवाईक्यू देख लेते हैं। लिमिटेड पीवाईक्यूज लिए, लेकिन उसके बाद आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना जाके। तो देखते हैं, शुरू करते हैं जल्दी जल्दी में। द साउदर्न पार्ट ऑफ विंध्यन स्कारप्लैंट इज, तो देखो ये मैंने बताया था, वहां पे मार्क कराया था, कौन सा था? साउदर्न पार्ट ऑफ विंध्यन स्कारप्लैंट, भांडेर प्लेट्यू। नहीं, अगर नहीं याद आ रहा तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके सिर्फ वो विंध्यन वाला जो सेक्शन है वो देख लेना, ठीक है। तो ये क्या है आपका? भांडेर प्लेट्यू है। इसमें कोई लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये भांडेर प्लेट्यू हो गया आपका। उसके बाद ये एमपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो अब भाई स्टेटमेंट बताओ सही है कि गलत है। एनडीए का सवाल है। द साउदर्न पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फाउंड बाय द नीलगिरी हिल्स वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट। तो ये हमने देखा ही, साउदर्न पॉइंट में जो आपका नीलगिरी हिल्स प्रेजेंट था और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिल रहे थे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड, द कार्डमम हिल्स मे बी रिगार्डेड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो कार्डमम हिल्स हमने कहाँ देखा था? वेस्टर्न घाट में देखा था, ना कि ईस्टर्न घाट में। तो ये ईस्टर्न घाट जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आंसर रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली वन। अब ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ना, आप बोल रहे हो कि सर तो डायरेक्ट सॉल्व करवाए जा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल फैक्ट है। मैंने बता भी दिया था कार्डमम वेस्टर्न घाट में, तो वहां से आप एलिमिनेट कर लेते, तो ये आपका वन ओनली हो गया। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो ये चीज हम डिस्कस करते आ रहे हैं, फर्स्ट वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो कौन सा है डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट? इसमें आपका कार्बी एंगलोंग हिल्स, मैंने बताया ना, जो आपका मेघालयन प्लेट्यू था वही तो एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का। फिर और देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये भी देखो, जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो ना तो ये बहुत ध्यान देना, ये स्टेटमेंट हम बहुत बार मिस आउट कर जाते हैं। तो करेक्ट है या नॉट करेक्ट? तो ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक एक करके पढ़ते हैं स्टेटमेंट। शिलोंग प्लेट्यू इज एन आउटलायर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। सही है, आउटलायर मतलब उसका एक्सटेंशन है, ये सही है। अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन ऑफ इंडिया, ये भी सही है, हमने देखा था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में देखा था, ठीक है। उसके बाद विंध्याज आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। अब यहाँ पे मेरे कान खड़े हो गए, देखो फोल्ड माउंटेन से, ठीक है, जल्दी जल्दी में मार के निकल जाएंगे। ये क्या है? विंध्या आपका क्या है? ब्लॉक माउंटेन है, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आंसर तक हम पहुंच गए हैं, नॉट करेक्ट पूछा था, लेकिन फिर भी लास्ट स्टेटमेंट देख लो। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? राजमहल हाईलैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ लावा डिपॉजिट। तो राजमहल जो हाईलैंड्स है, ठीक है,
ये आपके लावा डिपॉजिट से कंपोज्ड है। वैसे हमारा आंसर तो ये मिल ही गया। अब द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज, ये तो डायरेक्ट है, इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, लो टिक ले लिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। ठीक है, अब देखो सह्याद्री रेंज क्या है आपका, वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट तो इधर वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, और जो आपका विंध्यान रेंज है वो जाके आपका अमरकंटक के साइड है, और कॉन्फ्लुएंस मतलब मिलना, तो वो वहां जाके थोड़ी ना मिल रहा है। आपका वेस्टर्न घाट ये रहा, आपका विंध्यान उधर जा रहा है, ईस्टर्न साइड में जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, तो ये गलत है, तो 1 गलत। फिर बिलीगिरंज हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। अब देखो ये हिल्स हो सकता है आपको ना पता हो, तो अब याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी में ही सिविल सर्विसेज में पूछा गया 2023 में, तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, इस टाइप की डिटेल्स अक्सर परेशान करते एग्जाम में, लेकिन अब पूछ लिया है तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जो बिलीगरंज हिल्स है ये आपके कर्नाटका में है, ठीक है, तो आपको अगर इतना पता होता तो ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज नहीं, कर्नाटका में। सतपुरा रेंज कहाँ आपका ऊपर, एमपी वाले, एमपी छत्तीसगढ़ में, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तीसरा देख लेते हैं, शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो अभी मैंने बताया था शेषाचलम तो आप भूलोगे नहीं, पुष्पा 2, ठीक है, तो शेषाचलम कहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट में, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, नन। उसका और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट देखते हैं, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। अभी मैंने बता ही दिया, तो अब तो इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, काट दो, है ना, अनाईमुडी वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, तो ये खत्म, 1 खत्म। तो 1 खत्म होते ही पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो, तो ये गया, ये गया, अब बचा हमारे पास 2, 50-50 में आप खेलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट। तो देखो यार, वेस्टर्न घाट लेस एलिवेशन थोड़ी ना, वेस्टर्न घाट ज्यादा एलिवेशन, हायर इन एलिवेशन देन ईस्टर्न घाट, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो सेकेंड स्टेटमेंट काटते ही ये गया, खत्म, पहुंच गया आंसर तक, तीसरे चौथे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट, ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, सही है। द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको अप्रोच रखना पीवाई को सॉल्व करते समय। अब और देख लेते हैं, और को है, हाँ, तो ये मेरे को आई थिंक लास्ट सवाल है, तो इसको भी देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग्स, महादेव हिल्स, सह्याद्री और सतपुरा रेंज, व्हाट इज द करंट सीक्वेंस ऑफ द अबव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैंने बोला ना इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, हाईएस्ट से लोवेस्ट अरेंज करो, ठीक है, यूपीएससी, और यूपीएससी का ही सवाल है, सिविल सर्विसेज का है 2004 का, तो अब इसको करो आप, अब तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगाना है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है सतपुरा और महादेव, क्यों, क्योंकि जो महादेव हिल्स है ना, यही लोकल नेम, सतपुरा का लोकल ही नेम है, कौन सा, इधर साइड का, मध्य प्रदेश में जो है सतपुरा का जो पार्ट, उसको हम महादेव हिल्स से भी जानते हैं, तो हो सकता है इन दोनों में कंफ्यूजन हो। लेकिन एक चीज तो मुझे बहुत क्लियर है कि भाई सह्याद्री सबसे नीचे होगा, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है, तो 2 तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, इतना क्लियर है आपको। तो अब देखो ऑप्शन में 2 सबसे लास्ट में कौन सा, क्योंकि हमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, तो देख लो, इसमें 3 लास्ट में है, काट दो, इसमें 3 लास्ट में है, काट दो, इसमें 1 लास्ट में है, काट दो, लो आंसर तक पहुंच गए, 1, 3, 2। अब वो दोनों में कंफ्यूजन भी अगर आपको रहता तब भी आप आंसर तक पहुंच गए, सिर्फ एक मेरे को स्टेटमेंट पता था, और सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, देख लो, अपने से मैं फ्रेम नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। और अब आप नॉर्मल याद रखना कि महादेव आपका ऊपर है, सतपुरा आपका नीचे, नॉर्थ टू साउथ में। महादेव आपका एक लोकल पार्ट है, सतपुरा का जो एमपी वाला एरिया था वहां पे उसको महादेव हिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सतपुरा तो पूरा रेंज है ना, माउंटेन रेंज है, लेकिन महादेव हिल्स उसका कुछ सेक्शन है, तो महादेव हिल्स थोड़ा नॉर्दर्न साइड में, सतपुरा रेंज के, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, 1, 3, 2 ऑप्शन। तो आशा करता हूं कि आज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा लेक्चर, और आपका कुछ पढ़ने के वे में आपको एक नया पता लगा होगा कि हमें कैसे अप्रोच करना है सब्जेक्ट को, कैसे इंटरलिंकेजेस डेवलप करने होंगे, ठीक है। तो अगर देखो यार पसंद आया तो कमेंट करके फीडबैक जरूर देना, और कमेंट में कोई भी कुछ भी डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है कुछ मैंने मिस आउट कर दिया, तो आप कमेंट करो, क्वेश्चन पूछोगे, तभी हम और इंप्रूव कर पाएंगे और चीजें बेहतर ला पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। बाकी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हमेशा की तरह आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करके आना,
और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस क्लास का इस लेक्चर का आपको अगर स्लाइड्स चाहिए तो आप यार कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करा देने से ना उसकी वैल्यू आप लोगों को समझ नहीं आती है। तो हमारे लिए जो फी है वो है आपका लाइक कमेंट शेयर। तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए अगर इस क्लास का स्लाइड चाहिए आपको तो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से। और हाँ, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कराएंगे कोस्टल लैंडफॉर्म, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। बाकी ये हमारे ये नीलेश सर के चैनल से आप जुड़ जाइए जो भी मटेरियल्स है उसके लिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।